सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। आज शिविर का हमारा दूसरा दिन है और कल जो प्रथम दिन था उसमें हमने कुछ विषयों को कवर किया, जैसे कि जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। फिर बाद में आत्मज्ञान और उसकी जो संबंधित बातें हैं कि कैसे करके लोग क्या क्या प्रयत्न कर रहे हैं आत्मज्ञान को पाने के लिए, इसके संबंधित चर्चा हुई। इसके बाद में ब्रह्म ज्ञान जो है वो क्या है, उसके क्या लाभ है, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान और जो जीवन दर्शन है, इन सब के बीच का क्या अंतर संबंध है, इसके विषय पे बहुत सारी बातें चली। इसके बाद में जड़ और चेतन, ये जो प्रमुख दो विभाग है, ये कैसे है, एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और चेतना की क्या क्या विभिन्न अवस्थाएं हैं, इसके ऊपर बात चली। इसके बाद में जो अलग अलग अवस्थाएं हैं उसमें जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तुरीय अवस्था, ये चारों अवस्था कैसे है, वो क्या है, इसके संबंध में कुछ बातें चली। आज जो है वो अपना सेशन इससे आगे बढ़ रहा है। आज दूसरे दिन में हम अभी का जो सत्र है वो 3 घंटे का सत्र रहेगा और उसमें हम जागृत अवस्था के क्या क्या लाभ है, स्वप्न अवस्था के क्या क्या लाभ है, सुषुप्ति अवस्था के क्या क्या लाभ है और तुरीय अवस्था के क्या क्या लाभ है, एवं ये चारों अवस्था एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्ट है, कैसे जुड़ी हुई है, इसके संबंधित बात करेंगे और बाद में प्रश्नोत्तरी का सेशन चलेगा। तो ये जो सेशन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो चेतना को पर्टिकुलर समझना चाहते हैं कि हम ज्ञान किस लिए पाते हैं। अब तक के दर्शन में क्या रहा कि भाई तुरीय अवस्था को कोई इस तरह से डिफाइन कर दिया कि वहाँ पे आप पहुँच ही नहीं सकते, इसका कोई लाभ ही नहीं है करके, और फिर वो क्या है उसके बारे में भी कोई ठीक से क्लैरिफिकेशन नहीं है, खास करके जो लोग आध्यात्मिकता में जाते हैं वो। और जो लोग साइंटिफिकली कुछ प्रोसेस कर रहे हैं उनको कई बार वो स्वप्न अवस्था का लाभ लेते हैं, जैसे कल हमारी बात चली कि वे एनेस्थेशिया दे देते हैं, कई वो क्राइम जो है डिपार्टमेंट वो भी इसका लाभ लेते हैं। लेकिन पर्टिकुलर जीवन दर्शन के संबंधित इन अवस्थाओं का क्या लाभ है ये जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से ही पता चलेगा कि अब हम क्या इसमें करें, मतलब जीवन दर्शन जो है वो समझने के लिए हम क्यों ये प्रोसेस करें। कल तक जो हम लोगों ने कल समझा वो थे उनके नैसर्गिक लाभ, यानी जो एक रॉ मटेरियल के रूप में है और हम अपने जीवन में उन्हें सीखते समझते चलते हैं। ऐसे ही जैसे बच्चा है वो कोई खेल खेलता खेलता उसमें दक्ष होने लगता है, क्योंकि खेल तो रहा ही है, मज़ा भी आ रहा है और साथ में उसका अभ्यास भी हो रहा है। तो वो उसको जितना अभ्यासित हो जाता है उतना उसमें दक्ष हो जाता है, और जितना दक्ष हो जाता है वो कला उसको हमेशा के लिए अचीव होती रहती है। नेक्स्ट टाइम जब भी वो करेगा वहाँ से ही शुरू होता है उसको, तो उसका विशेष लाभ मिलता है ना। नहीं तो वो अंतःकरण उसके पास थे, पहले से सब कुछ था, लेकिन उसकी ट्रेनिंग नहीं थी, उसने उनको साधा नहीं था उस हिसाब से, तो वो उनके उस तरह से लाभ नहीं ले पाता, कभी उसको ज़रूरत भी पड़े। तो अभी जैसे जो कोई स्त्रियां हैं जैसे बहुत कम ड्राइविंग सीखती हैं, तो कभी अगर घर में उनको ज़रूरत पड़ जाए तो अब वो ड्राइविंग नहीं कर सकती, उन्हें कोई दूसरा चाहिए, उसके वो सहारे ले रहती हैं, वो कला उनके पास नहीं आती है। तो उसी तरह से अंतःकरण का अभ्यास जो है वो एक अलग चीज़ है उन लोगों के लिए जो इस विषय में जाना चाहते हैं, जिसकी इस विषय में रुचि है, क्योंकि कोई भी चीज़ें लंबे साधना से आती है। मतलब वो ऐसे करके नहीं होता कि ऐसे आपने 10-5 घंटे कर लिया या 10-5 दिन कर लिया तो उसमें दक्षता हासिल नहीं होती है ना। और ऐसा तभी आप कर सकते हो जब आपकी उसमें रुचि हो। तो जितनी रुचि होगी उस लेवल तक आप उसका अभ्यास करोगे, क्योंकि उतना करने में मज़ा आता है, तो उतनी दक्षता आपको मिल जाएगी और उतना उसका प्रयोग आप अपने लिए और आसपास जो भी लोग हैं दूसरे, उनके लिए जीवन भर करते रह सकते हो। तो उसी तरह से ये अंतःकरण है, अंतःकरण चतुष्टय इसका नाम है, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहम 4 टूल होते हैं हमारे। 4 जो है हमारे पास ऐसे औजार हैं, ऐसे उपकरण हैं, इसीलिए उसका नाम भी अंतःकरण ही होता है। करण का मतलब कुछ चीज़ें हैं जिसका हम उपयोग करते हैं। जैसे ये बाह्यकरण है, बाहर के उपकरण, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, वैसे ही अंदर के 4 उपकरण हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो इन चारों को समझना और
उसका जब हम अभ्यास करते हैं अपने जीवन में तो उनमें एक दक्षता हासिल होती जाती है। जितना ज़्यादा अभ्यास करते जाते हैं उतनी दक्षता हासिल होती जाती है, और ये रुचि अनुसार स्वाभाविक होती है जितनी रुचि है, बशर्ते कि उसे इसकी जानकारी हो, नॉलेज हो, तो आसानी से होती है। अदरवाइज उसे अगर इन सारी नॉलेज ही अपने आप से लेनी पड़े तो बहुत लंबा समय लगता है। जैसे मुझे कोई उतना बताने वाले नहीं मिले तो मेरा लगभग पूरा जो जीवन है वो बाल्यावस्था से ही लेके माने 8-10 साल की उम्र से लेके, और मुझे काफ़ी सारा समय लगा इन चीज़ों को समझने में, फिर वैसा करने में। तो जिन चीज़ों की खोज हो जाती है उन्हें फिर आसानी से बता देते तो कम से कम बाकियों का उतना समय बच जाता है। जैसे साइंस की जितनी खोज हो गई, साहित्य की जितनी खोज हो गई, तो स्कूल में वो बड़े जल्दी से बच्चों को मिल जाता है अपने बाल्यकाल में ही, और वो वहाँ से आगे फिर अपने रुचि के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो ये भी कुछ इसी प्रकार का है। तो इसमें अब पहली जो अवस्था है जागृत अवस्था, उसके हम लोग लाभ देखें कि अगर इसे हम अच्छे से जान लेते हैं, है ना, तो इसके हमें क्या लाभ हो सकते हैं। इसके जानने से एक तो हमें ये पता चलता है कि ये आखिर जागृत अवस्था है क्या, किस लिए है ना, माने क्या करें इसका। कोई समस्या आ जाए तो उस पर क्या करें, समाधान है तो कैसे कर लें, नहीं है तब क्या करें। तो ये सारे उसमें जो है मोड ऑफ ऑपरेंडी होते हैं, मतलब किस तरह से उसको उसका यूटिलाइज करें कि वो हमारे लिए अधिक से अधिक उपयोगी हो जाए, कोई भी अच्छी या बुरी परिस्थितियों में भी। तो जागृत अवस्था का, जैसा मैंने कल बताया कि ये सबसे ज़्यादा प्रमुख अवस्था है, सबसे ज़्यादा लंबे समय हम इसी में रहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रहना चाहते हैं जब तक थक नहीं जाते, जब तक सोने की इच्छा ना हो, जब तक थक नहीं जाते, या कोई जो वहाँ बाहर इच्छाएं हैं वो एक संतृप्त नहीं पहुँच जाती, एक सैचुरेशन पॉइंट पर नहीं पहुँच जाती उस दिन के लिए, तो तब तक हम उसमें बने रहना चाहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी होती है कि बाहर हमारी बहुत सारे विषयों में रुचि हो, जो कि सभी की किसी न किसी विषय में ऑलरेडी होती है। अब बाहर दो सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो ये है कि आपको आपकी रुचि के हिसाब से मिल गया, तो मिल गया तो उसमें तो समस्या नहीं है ना, वो आप उस हिसाब से स्वाभाविक रूप से चलते हैं। आपको नॉलेज हो या नहीं हो इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुद से आप वो सब कर ही रहे हो, जाने और अनजाने। लेकिन समस्या तब ज़्यादा होती है तब आपको आपकी इच्छा के अनुरूप स्थिति परिस्थितियां ना मिले, है ना, तब एक द्वंद्व पैदा होता है, तब एक तनाव पैदा होता है। अंदर से करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि हमारी इच्छा का उससे कोई संबंध नहीं है। करना इसलिए पड़ता है कि जिनमें हमारी इच्छा भी है वो मिलेगा तब जब इससे हम कुछ अर्न कर लेंगे, है ना, ऐसा कोई सिस्टम है हमारे पास में। जैसे उदाहरण के लिए कि भाई आपको उतनी दक्षता मिली है कि आपको भोजन बनाना आता है, जैसे सीख गए आप, कहीं किन्हीं खानसामे के यहाँ आपका जन्म हुआ, या कोई खानसामा आपका दोस्त है, बाकी कहीं आपका तुक्का लग नहीं रहा है, कहीं कुछ सीखने को मिल नहीं रहा है, उससे सीख लिया, तो अब आप वो एक ऑप्शन है आपके पास में कि उसके आधार पे आप कुछ पैसा कमा सकते हो। अब आज की दुनिया में ये सिस्टम है कि आपको जो भी कोई सुख सुविधाएं कुछ खरीदनी है या कोई ऐसे काम करने हैं जिनमें आपको मज़ा आता है, तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए, है ना। अब पैसा आपके पास है नहीं, और पैसा कमाने का जरिया आपके पास वो है जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन स्थिति परिस्थितियों ने ऐसा फोर्स किया आपको कि आपको वो काम करना पड़ा। तो अब बहुत गहराई से तो सीखेंगे नहीं, कुकिंग जो है उतना करके सीखेंगे कि समाज में उससे आप बस पैसा भर कमा लो, तो वो उस काम को करने जाएगा, 5 घंटे करेगा, 7 घंटे करेगा, 8 घंटे करेगा, तो एक तो काम में वो फेडअप होगा क्योंकि उसकी रुचि का काम नहीं है, तो उसे मज़ा नहीं आएगा, तो उससे उसको टेंशन इकट्ठा होगी, वो
8 घंटे 9 घंटे जो भी करेगा, क्योंकि जीवन का उद्देश्य है मजे आना, तो वो हो नहीं रहा है, तो अब वहाँ पे जीवन की विपरीतता पैदा होती है ना, जीवन का अगेंस्ट जो है वो पैदा होता है, और वो है दुख। क्योंकि जीवन किस बात के लिए है? सुखी होने के लिए, और इसका अगेंस्ट क्या पैदा होता है? दुख। तो जब आपको सुखी स्थितियां परिस्थितियां नहीं मिलती तो फिर आप उनमें दुखी होने लगते हैं। तो वो जो दुख इकट्ठा होता है उससे हमारे अंदर टेंशन पैदा होती है, नीरसता पैदा होती है, और जीवन के प्रति नेगेटिविटी पैदा होती है, फिर इरिटेशन होता है। ये सारे ऐसी चीज़ें हमारे अंदर होने लगती हैं। कोई भी हमारा थोड़ा प्यारा भी है, वो भी थोड़ा होता है, तो ऐसे समय पे आप उस पर भी इरिटेट हो जाते हो, जबकि उससे संबंधित कुछ ऐसी समस्या नहीं रहती है। तो अब ये जो सब हो जाता है ऐसी स्थिति परिस्थितियों में, ये जो ज्ञान और अभ्यास है ये ज़्यादा काम आता है। पर ये काम उन्हीं के आता है जो इसे कर सकने की स्थिति में, सभी इसको कर सकने की स्थिति में नहीं होते। वो इसका अभ्यास कर भी नहीं सकते, उनके लिए ये वैसे ही विपरीत पड़ जाती है जैसे वो कुकिंग में इंटरेस्ट ना होने की वजह से उसे वो विपरीत पड़ रही है। क्योंकि ये भी एक अभ्यास है, ये भी एक कार्य है। इसीलिए बहुत सारे लोग जब वो मेडिटेशन या इससे गुजरते हैं तो उनकी एक शिकायत रहती है कि उनका ध्यान नहीं लगता है ना। ये बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है। आप कहीं भी चले जाओ जहाँ पर भी मेडिटेशन नाम से कुछ भी सिखाया जाता है, कुछ भी, वो बोले मंत्र जपो, ये जपो, कुछ भी एकाग्रता सिखाएं, तो वहाँ अधिकतर आदमियों को आप ऐसी शिकायत के साथ पाओगे। वो वहाँ के ऐसे बोलते हैं, ऐसी कंप्लेंट करते हैं, या ऐसा उनका प्रश्न होता है कि भाई हम बहुत मेहनत करते हैं, घंटा भर ध्यान में बैठते हैं, पर हमारा ध्यान तो कहीं और ही चला जाता है ना। आप ओशो के यहाँ भी आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे सवाल आदमी आके करते हैं, और उनके जवाब वहाँ पे वो जवाब नहीं होते जो कि सटीक जवाब है। वो यही बोलते हैं कि नहीं, आप ध्यान नहीं देते हो, अभ्यास नहीं करते हो, और ज़्यादा अभ्यास करो, आप समझ नहीं रहे हो, आपके अंदर अब मतलब उसी को गिल्टी फील कराने लगते हैं कि ये तुम्हारी ही कमी है, तुम ही ज़्यादा दुनियादारी में घुसे हुए हो, तो उसका इतना प्रभाव रहता है, तो भाई वहाँ से थोड़ा कम करो, दुकान पर थोड़ा कम बैठो, पैसे थोड़े कम कमाओ, वगैरह वगैरह, ऐसी सारी चीज़ चलती है। अच्छा, ज़बरदस्ती ध्यान करो, तो वही नहीं है उसकी रुचि। तो ये समस्या इसी वजह से आती है कि वो कोई ट्रुथ सीकर नहीं है। क्योंकि मेडिटेशन का मुख्य रूप से जो इस्तेमाल है वो जानने के लिए है, ज्ञान करने के लिए, कोई भी चीज़ को समझने के लिए, वो चाहे स्वयं को हो और चाहे बाहर किसी भी वस्तु को हो। ज्ञान का मार्ग केवल ज्ञान करने के लिए होता है, इसीलिए उसका नाम है ज्ञान मार्ग, या समझने के लिए, या समझ की बात है। वो तभी हो सकती है कि उसकी उस पर्टिकुलर ज्ञान में रुचि होगी, तो उसकी उसमें सहज गति होती है, उसका कंसंट्रेशन भी अपने आप बनता है कि नहीं। उसको कभी ऐसी समस्या होती है कि ध्यान नहीं लग रहा है यार, ऐसा होता है? कभी नहीं होता ना। जैसे बच्चा कभी ऐसा बोलता है कि कार्टून देखते हुए ध्यान नहीं लगता पापा, अब बोलता है कोई बच्चा, या ऐसा बोलता है कि वो कोई किसी खेल में लगा हुआ है, पापा क्या बड़ी समस्या है, खेलने में मन नहीं लगता है, नहीं बोलता ना ऐसे करके। लेकिन आप उसको कोई ऐसा काम दे दो जिसमें उसकी रुचि नहीं है, वो भाई साहब कभी इधर खुजली होगी, कभी इधर बैठेगा, पापा पेशाब कराऊं। वो स्कूल में होते हैं ना बच्चे, वो एक ही क्लास में 4 बार पेशाब करने जाते हैं। अब 4 बार कैसे आ सकता है? टीचर भी समझता, वो बोलता हाँ जाओ आओ, या कई बार बोल भी देता, अरे इतना पेशाब होता है क्या, कितना पानी पी के आया है? तो अब झूठ भी चलता है, सब चलता है। तो ये समस्या इसी वजह से आती है। तो अगर किसी कार्य में कोई बोले कि मेरा उसमें मन नहीं लग रहा है, तो सीधा सीधा समझ जाना चाहिए कि ये इसकी रुचि का कार्य नहीं है, ये इसका फील्ड नहीं है, ये इसका क्षेत्र नहीं है। अब वहाँ आप उसको जो तरीके बताओ, कोई तरीका काम नहीं करेगा, क्योंकि मूल ही नहीं है वहाँ पर। अब मूल क्या है? मूल है रुचि हमारी। अगर रुचि होती है तो आदमी 7 समुंदर पार कितनी परेशानियां भी पड़े तो भी पहुंच जाता है, जैसे हम करते ही हैं, है ना। गर्लफ्रेंड को पाने के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेलते हैं, मतलब आसान है क्या? कोई नहीं है ना।
वो वहाँ तो ऐसा नहीं लगता ना कि पापा ध्यान ना लग रहा हो, है ना, ध्यान बार बार हट जा रहा है। वो ऐसी कभी किसी आशिक को ऐसी कोई शिकायत हुई है? कभी नहीं हुई। वो बल्कि वो तो उल्टा बोलता है कि मैं तो हटाना चाहता हूँ, कभी हटती ही नहीं है या हटता ही नहीं है ना, वहाँ उल्टा हो जाता है। तो ऐसे ही जो ज्ञान के विषय हैं उसमें जिसमें रुचि रहती है वो उसकी उसमें सहज गति है, ऐसे लगता है, और इसमें मज़ा आता है क्योंकि वो हमारी एक इच्छा पर है। तो जैसे कल मैं बता रहा था कि भाई सुख का मतलब क्या होता है, तो सुख का मतलब है कि इच्छित ज्ञान, इच्छित कर्म और इच्छित भोग अगर हमें मिलते हैं, या इसको आप दूसरी भाषा में बोल सकते हो हमारे अनुकूल। अनुकूल का भी मतलब जिसकी हमें चाहना है, जिसकी हमें इच्छा पैदा होती है, वो अगर हमें जानने को, करने को और भोगने को मिलता है तो उसमें हमारी सहज गति होती है। सहज क्यों है? क्योंकि इच्छा के अनुकूल है, इच्छा अनुसार है। तो ये जो प्रक्रिया घटित होती है ये हमें सुख का अनुभव देती है। हमें ऐसा लगता है कि हाँ यही तो हम चाहते हैं, यही हो रहा है। तो इच्छित ये तीनों प्रकार की चीज़ें हमें सुख देती हैं, और इनके अलावा जो होता है अगर वो हमें जानना पड़े परिस्थितियों की फोर्स में, या करना पड़े या भोगना पड़े, तो उसमें हमें सुख नहीं मिलता, है ना। वो टोटल पूरा करने जैसा होता है कि जैसे तैसे कर लो, तो वो उस ज्ञान में गहरे भी नहीं जाएगा जिसमें उसकी रुचि नहीं है। उस कर्म को भी वो टॉप क्वालिटी में नहीं करेगा, और उस भोग को भी बस ऐसे ऐसे करके खाएगा। जैसे कई मेरे साधु मित्र थे, तो उन्होंने ऐसे कई संकल्प कर रखे थे कि हम ऋषिकेश से नीचे नहीं उतरेंगे भाई साहब, ऋषिकेश या उसके ऊपर ही रहेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, 12 साल 20 साल ऐसे ऐसे प्रण ले लेते। अब वहाँ रहने का मतलब है कि थोड़े संसाधन कम हो जाते हैं। आप अब जितना मुश्किल में रहेंगे तो वहाँ खाना आपको उसी अन्य क्षेत्र से मिलेगा, है ना। अब जैसे हरिद्वार में अन्य क्षेत्र ज़्यादा होते हैं, लेकिन वहाँ आपने जाना नहीं है तो वहाँ मिलेंगे नहीं। तो ऋषिकेश में कम अन्य क्षेत्र हैं, उनकी क्वालिटी भी ज़्यादा ख़राब है, तो अब उसे वही खाना रोज़ खाना है, वही सेम रोज़ दाल बनेगी, वही सेम सब्जी बनेगी, और वही अध पकी रोटियाँ मिलेंगी। ये रोज़ का रूटीन है। अब इसमें मज़ा नहीं आता उसको, तो वो ऐसे करके खाना खाता है वो, क्योंकि टीन की जगह है जहाँ गंगा किनारे ऐसे बैठा है और रह रहा है, तो ऐसे मुंह कर लेता है, ऐसे ऐसे ऊपर देखता रहता है टीन को, और ऐसे कटोरा यहाँ पे रखा है जिसमें दाल है, रोटी है, और ऐसे तोड़ के ऐसे कोई रस ही नहीं है जब, है ना, बस पेट भरना है। तो वो ऐसे करके खा, उसके चेहरे पे आप कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं देखोगे खाते समय कि इसे कोई मज़ा आ रहा होगा। और पूछोगे भी तो बता देगा, अरे यार रोज़ यही खाना पड़ता है, कोई ज़िंदगी है। समझ रहे हो। और जिस बात के लिए वो वहाँ गया है, क्या सुन के गया वो, कि भगवान मिल जाएंगे तो उनसे वरदान मांग लूँगा। तो जैसे बोलते रहते ना, जैसे धीरज जो शास्त्री जी हैं उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा हो गई। अब उनको देख के बहुत सारे लोगों को मांगोगे, यार ये तरीका अच्छा, हनुमान जी हो जाए तो फिर पैसे की बरसात हो जाएगी, जब बस हो गया काम। ऐसा गणित लगा के उनके बहुत सारे शिष्य बनने चले जाएंगे। अब उनको नहीं पता है कि एक्चुअल में ये वो नहीं है, ये कुछ तरीका कुछ अलग है। वो तरीका वो कभी बताएंगे तो किसी ऐसे अपने शिष्य को बताएंगे जो उनके जैसा होगा, उसे गुप्त भी रखे और आगे चला दे। क्योंकि अगर ऐसे सबको सिखा दिया हो तो लीक हो जाएगी ना बात फिर। तो उसके पहले वो उसको ठोकेंगे बजाएंगे, और ठोकने बजाने में 12 साल से कम तो लगता नहीं। इसीलिए वो जितने भी ऐसे साधु हैं वो 12 साल की बात करते हैं, 12 साल पहले हमारे साथ रहो, ताकि वो आपको अपने हिसाब के हैं कि नहीं है ये समझ लें, और नहीं है तो भगा दें या फिर नहीं सिखाएं। तो इसलिए उसको गुप्त ज्ञान बोलते हैं वो लोग। मतलब ऐसे सबको नहीं बताएंगे। अब सबको नहीं बताएंगे तो सबको तो होने की बात भी नहीं है ना, तो इसका मतलब वो खुद ही नहीं चाहते कि हर आदमी को हनुमान जी मिल जाए। तो हनुमान जी पे उनका कॉपीराइट हो जाता है। एक ऐसा गुप्त दरवाजा है जिसके पीछे हनुमान जी रहते हैं और जो उनको मालूम है बस।
है ना। हनुमान जी ऐसे गुप्त दरवाजे के पीछे बैठे रहते हैं, सबके लिए सुलभ नहीं है। वो एक ऐसा महंगा आइटम है ना। जैसे अभी यहाँ ऐसे 5 लाख का LED जो है वो ऐसा महंगा आइटम है कि उसका दरवाजा मात्र अमीरों के लिए खुलता है। गरीब आदमी बस शोरूम में देख के आ सकते हैं अगर घुसने दिया तो ऐसी अवस्था करके हो जाती है। तो ऐसे जब बेरुचि वाली चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं तो इससे हमारे जीवन में दुख पैदा होता है, टेंशन पैदा होती है, अवसाद पैदा होता है। माने जितनी भी नकारात्मकता है उसका मूल कारण है ये इच्छित जीवन का ना मिलना। ठीक, ये बात समझ में आ रही है? आपके सबके अनुभव में है ना। अब जो कोई ट्रुथ सीकर है, मतलब जिनकी इस जीवन को जानने में रुचि है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, वो वाला हिस्सा अलग रख दो, कि जिनको साइंस में रुचि है तो वो साइंस में जा पाएंगे तो ठीक है, नहीं जा पाएंगे तो उनके जीवन में परेशानियां रहेंगी। इन सब में से जो ट्रुथ सीकर हैं, जो जीवन को जानना चाहते हैं, जिनकी ऐसी अभिप्सा है, जितने भी मात्रा में, थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और गहरे में, तो उनके लिए ये नॉलेज और इसका अभ्यास काम का है, वही कर भी पाएंगे। ये केवल कोई ऐसे सुन के आ जाए कि अरे भाई कोई अंतःकरण की बात बता रहे हैं, ऐसा कुछ है कि ऐसा कर देते हैं तो भाई और ये हो जाता है, फलों में आसक्त होके नहीं, प्रक्रिया में आसक्त होके, मतलब जिसको ये जानने में मजा है। तो जानने में मजा है तो मतलब प्रक्रिया में मजा आता है। जैसे जिनको ड्राइविंग में मजा है तो उनको ड्राइविंग करने में मजा आता है ना। हाँ, कोई आदमी ऐसे सोच के आ जाए ड्राइविंग के लिए, यार ये इतनी ऐसी जो दक्षता वाली ड्राइविंग है, कलाकारी है ऐसी, वो फिर तालियां बजती हैं बात उस बात को देख के आ जाएगा परिणाम को, जो उसको तालियां मिल रही हैं, जो उसको एक वाई मिल रही है, तो वो एक्चुअल में ड्राइविंग के लिए नहीं आ रहा है, वो उस वाई के लिए आ रहा है। उससे प्रभावित होके वो ड्राइविंग करने जाएगा और ड्राइविंग में उसकी रुचि नहीं है, वो कभी वैसा दक्ष ड्राइवर कभी नहीं बनेगा, चाहे वो 10 साल भी कोशिश करे तो कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसको उस प्रोसेस में रुचि नहीं है, वो उसका एंजॉय नहीं है। तो इसी तरह से ज्ञान मार्ग का एंजॉय होता है। तो ज्ञान में तो है ही एंजॉय, मगर वहां तक पहुंचने का भी मजा है। तो जिसको मार्ग में एंजॉय नहीं है उनके लिए ये मार्ग नहीं है, मतलब वो इसमें करेंगे भी तो परेशान होंगे, वो परिणाम के चक्कर में कि वैसा परिणाम मिल जाए, तो ठीक से कभी कर ही नहीं पाएंगे, तो परिणाम तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि परिणाम तो एक उस पूरे प्रोसेस का ही परिणाम आता है अगर आप प्रोसेस पूरा करते हैं। तो ये केवल उनके लिए है, बाकी संपूर्ण समाधान सबके लिए है, उसमें सब आ जाते हैं। आप भी सब, कोई भी विषय के हों, कोई भी क्षेत्र के हों, कोई भी तरह के हों, सीकर हों, सीकर नहीं हों, वो सबके लिए है। लेकिन उस सबको करेगा कौन? उस सबको करेंगे सीकर। ये सीकर्स का काम है, क्योंकि जानेंगे ये तो ज्ञान से फिर कर्म का उदय होता है। जिस तरह का ज्ञान आपके पास होगा उस तरह के कर्म का उदय होगा। ड्राइविंग का हुनर जिसके पास होगा तो वो ड्राइविंग वाली कला उसके पास होगी, जिससे वो खुद भी मजाक करेगा और देखने वाले भी रोमांचित होंगे, है ना। वो अब एक प्रोडक्ट बन जाएगा, एक सर्विस बन जाएगा, जिसे उसे करके मजा आएगा और दूसरों को देख के या भोग के मजा आएगा। वैसे ही ये चीज है। तो जो ट्रुथ सीकर होते हैं जीवन की बाबत, उनका ये मजा है कि वो इसको करने का मजा लेते जाते हैं, और जितना जानते जाते हैं उतना बताने का मजा लेते जाते हैं। जो और सीकर हैं वो फिर इसमें एड ऑन होते जाते हैं। जो दूसरे लोग हैं वो सुन सुन के मजा लेते हैं, रोमांच लेते हैं, अच्छा ऐसी चीज़ है, अच्छा ऐसी व्यवस्था आ जाएगी तो अरे ऐसा हो जाएगा तो हाँ मज़ा आ जाएगा, उनको ऐसे करके, तो वो उस तरह से उसमें जुड़ते जाते हैं, और कोई दूसरे टाइप के योगदान है उनको उसमें करने में मज़ा आता है। इसीलिए हम लोगों ने अपने संगठन में कार्य का बंटवारा इधर से नहीं रखा, है ना। कोई भी सहयोग का जो की बात है वो इधर से किसी को व्यक्तिगत रूप से अपील नहीं की जाती, सामूहिक रूप से बता दिया कि ऐसा ऐसा है। अब
उधर से रिस्पॉन्स आने दो। अब किनका इंटरेस्ट है वो अपने आप बोलेंगे, ठीक। और ये बात उनको स्पष्ट कर दी, क्योंकि कई लोग शर्म के मारे नहीं बोलते, क्योंकि ऐसी फिजा है कि नहीं भाई, कोई दूसरा आपको काम दे, अगर आप काम करने को आगे बढ़ते हो, आप बताते हो हाँ मैं महाबली हूं, तो उसे दंभ के रूप में देखा जाता है ना, जो कि गलत है। क्योंकि आपका हुनर आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, दूसरा तो अनुमान ही लगाएगा, तो अनुमान लगा लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर कैसे होगा, वो तो बोलेगा नहीं आपको। तो आप अपने आप को प्रस्तुत करें, इसकी जरूरत। और ये आपके अपने प्रति भी ईमानदारी है कि आप जो चाहते हैं कम से कम समाज में बताएं तो, कि भाई मैं ये हूँ, हाँ मुझे ऐसी सेवा सीखने के लिए करने के लिए मिले, तभी ना कोई उस मामले में आपका भी सहयोग करेगा। कोई बच्चा बोले कि मुझे फिजिक्स जाननी है, तब ना कोई फिजिक्स का टीचर कुछ कोशिश करेगा आपके साथ में, आपको वो सेवा देगा, तो आपका जीवन उसमें आगे बढ़ेगा। तो अभी बहुत सारी शिक्षाएं ऐसी चली हैं पीछे जो हाँ इस हमारे जीवन में और विपरीतता पैदा करते हैं, अननेसेसरी, जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी, जिसका सीधा व्यवस्था से कोई लिंक भी नहीं है। तो कई बार उस तरह के सीकर भी उसमें आके, और उनका मार्ग बहुत स्लो पड़ जाता है, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और कहीं कोई होंगे भी तो उन्हें पता नहीं चलता और उन्हें उनका सहयोग नहीं मिलता। तो हमारे यहाँ इस संगठन में इसीलिए है कि यहाँ से लोग तय करें, क्योंकि ये वो जानते हैं कि उनकी किस में रुचि है, कितनी रुचि है। तो इसका एक दूसरा भी फायदा होता है। दूसरा फायदा ये होता है कि इसमें अननेसेसरी मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं तो अगर दूसरे तरह का आप मैनेजमेंट करें, जैसे कंपनियों में सब जगह होता है, तो क्या रहता है कि वो मैनेजर के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता है, क्योंकि उसे अब हर आदमी पे नज़र रखनी है, क्योंकि उसे पता है कि आप नज़र नहीं रखोगे तो ये आउटपुट नहीं देगा, काम नहीं करेगा। तो अब कैमरे से नज़र रखो, या पहले सुपरवाइजर रखे जाते थे उससे नज़र रखो, या उससे, तो ये आपस में व्यवहार एक वो रहता है। वो काम करना नहीं चाहता, वो देख रहा है यार ये खड़ा ही है सिर पे हमेशा, वो उसको दुश्मन की नज़र से देखेगा। वो भी उसकी भी मजबूरी है, उसे भी आउटपुट निकलवाना है, क्योंकि वो आउटपुट निकलवा के नहीं देगा तो मैनेजर इसके ऊपर चढ़ेगा कि तुझे किस लिए रखा है। तो जो काम होते भी रहते हैं समाज में, वो खींच खिंचावट के साथ होते हैं, मतलब कहीं कोई आनंद का सृजन नहीं हो रहा है, आनंद की प्राप्ति किसी को नहीं हो रही, सुखों की प्राप्ति किसी को नहीं हो रही, सब जोर जबरदस्ती से चल रहा है। जो थोड़े बहुत हमें सुख मिल रहे हैं वो किसमें, भोग में मिल रहे हैं। तो वो पैसा हम वहाँ से कमा के ले आते हैं 7-8 घंटे की जद्दोजहद के बाद में, और बाजार में जाके कम से कम भोग वाली वस्तुएं तो हम खरीद लेते हैं। इतनी पॉजिटिविटी तो अभी समाज में है, लेकिन वहाँ पर भी टेंशन है, उनमें बहुत मिलावट रहती है, खाना है वो है, वो एक अलग तरह के डर रहते हैं, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो ट्रुथ सीकर हैं वो इनके प्रभाव से एक हद तक अपने आप को बचा सकते हैं, इसे जान के और इसका अभ्यास करके, है ना। ये फायदा है ट्रुथ सीकर को, खराब व्यवस्था में रहते हुए भी वो उतने बुरी तरह से प्रभावित नहीं होंगे जितने से उनके अलावा जो दूसरे लोग हैं वो प्रभावित होते हैं। और ये सही भी है, ये जो ऐसा सृष्टि का ताना बाना है, क्योंकि अगर सारे लोग प्रभावित होंगे तो भाई फिर ये बदलाव में कौन जाएगा है ना। इसके लिए कम से कम एक तरह का प्राणी ऐसा होना चाहिए ना कि वो खराब परिस्थिति होने पर भी उसके प्रभाव से कुछ हद तक बचा रहे, तो ये उस चीज़ को ठीक करने का जरिया बनता है, नहीं। हाँ, जैसे एक डॉक्टर है तो उसको मालूम है कि कौन से रोग संक्रामक होते हैं, तो वो संक्रामक वाले मरीजों के पास में एक प्रोटेक्शन के साथ जाता है ना। ये पहनेगा, मास्क पहनेगा, ऐसा पहनेगा, हाथ धो के जाएगा, बाद में हाथ धोएगा, इस तरह का, क्योंकि उसको ये ज्ञान है। तो वो उस अवस्था में रहते हुए भी उस तरह के वायरस से और उस तरह की समस्या से बचा रहता है, जबकि वहाँ समस्या मौजूद है। वही बात ट्रुथ सीकर की होती है, क्योंकि हमारे अंदर कोई भी जो समस्या है वो बाहर से ज्ञानेंद्रिय से जाके अंदर में वो मल्टीप्लाई होती है,
वहीं पर उसका काम शुरू होता है, वो वहाँ पे उसको ब्लॉक कर देता है ना। जैसे हम विंडो में एंटीवायरस लगाते हैं कि जैसे ही वायरस आता है एंटीवायरस उसको तुरंत ब्लॉक कर देता है, आगे उसको फंक्शन नहीं करने देता कि वो वहाँ आए और पूरी विंडो को क्रश कर दे। कैसे करते हैं कि नहीं? तो ये भी ऐसी प्रक्रिया है कि जब इसका अभ्यास आप करते जाते हैं अंतःकरण का, तो जो इसमें अंदर मन, बुद्धि, चित्त प्लस अहम भी, अहम आप खुद भी हैं और ये एक उपकरण भी है, ये दोनों तरह से काम करता है। मैं के रूप में मैं है और खुद भी उपकरण, और मुख्य उपकरण यही है कि ये नहीं होगा तो बाकी के उपकरण का कोई मीनिंग, मतलब वो काम नहीं करेंगे फिर। तो अहम की प्रेजेंस होना जरूरी है। अहम की प्रेजेंस है तो अहम के अपने भी काम है प्लस वो भी है। जैसे कोई किसी कंपनी का ओनर है तो वो ओनर भी है और उसके अपने खुद के काम भी होते हैं, तो वो खुद एक उपकरण भी है उस कंपनी में और वो उसका ओनर भी है। तो वैसे ही इस पूरी बॉडी के आप ओनर भी हो अहम के रूप में, और इसमें आपके कुछ फंक्शन भी हैं खुद के। जैसे डिसीजन मेकिंग आपको लेनी है, मगर किसकी मदद से लेनी है कि वहाँ आपने एक कमेटी बैठा रखी है उसकी मदद से। तो अंदर कमेटी कौन है आपकी? अंदर कमेटी है आपका मन और बुद्धि। मन क्या है कि वो सारे फैक्ट को, सारे तथ्यों को, सारे डाटा को इकट्ठा करता है और एक मेज पर सजाता है सामने ऑन द टेबल। और बुद्धि की सहायता से जिस उद्देश्य के लिए और जिस तरह से उसमें फिर वो ऐसी फंक्शनिंग चलती है, ऐसी प्रोसेस चलती है और एक डिसीजन पर पहुंचती है। तो मन और बुद्धि का इस्तेमाल करके व्यक्ति एक डिसीजन पर पहुंचता है और उस डिसीजन को ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है। तो जो चित्त है वो उसको स्टोर करता है, वो उसको ग्रहण कर लेता है आगे के लिए कि ये डिसीजन हो गया, अब ये स्टोर हो गया। अब उस डिसीजन की जिस लिए किया था, अब अहम उसको प्रक्रिया में भेजता है करने की। अब ये कर्म इंद्रियों पे चला जाता है कि भाई अब ऐसे हुआ, तो जैसे मीटिंग में वहाँ जो भी निर्णय हुआ तो अब वो निर्णय एक्टिवेट होने के लिए चला जाता है। अब वहाँ जो एक्टिवेट करने के लिए जो लोग हैं वो उसको फंक्शन में ले आते हैं। मैनेजर को सौंप दिया जाता है ये है और ये करना है ऐसे ऐसे ऐसे। अब उसका काम है कि वो उसको कैसे करता है, किसको उस काम पर रखेगा, फिर कैसे करेगा, पूरा प्रोसेस करेगा। ऐसे सबके अपने अपने काम बटे रहते हैं। तो अंदर भी ऐसे ही होता है। तो ये जो अंतःकरण की प्रक्रिया है, एक तो ये स्वाभाविक चलती है, जो सबके अंदर चलती है, वो होती है प्रकृति प्रदत्त। वहां पे बहुत क्लैरिटी नहीं होती, वो ऐसे ही चलती रहती है कि सामने स्थिति परिस्थिति आई, अंदर आपके कुछ हुआ, आपको अच्छा सा लग रहा है तो आपने उसको आगे किया, नहीं अच्छा लग रहा है तो नहीं किया, उसको रेसिस्ट करोगे, परेशान होगे या बहुत खुश हो जाओगे। ये आपका ऐसा फंक्शन करेगा, क्योंकि अंतःकरण यहाँ अपने से गतिमान है, ऐसे स्वाभाविक प्रक्रिया से। लेकिन जो लोग इसे जान लेते हैं, समझ लेते हैं, वो इच्छा पूर्वक इसको रन कर लेते हैं। अगर कोई खराब परिस्थिति आ रही है तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा कि ये आदमी परेशान हो जाएगा, जो दूसरा आदमी है, डिप्रेशन तक में जा सकता है, आत्महत्या तक में चला जाएगा। लेकिन जो ट्रुथ सीकर है, जो इस बात को समझ लेता है, वो उसको ब्लॉक कर देता है। वो पता चल गया ये है, ब्लॉक कर देता है, उसको एनालिसिस करेगा, ये करेगा। तो ज्ञानी के हिसाब से उसमें काम करता है और उसका मौजूदा कोई हल हो वो निकालता है, या लंबे समय में कोई हल हो जो हमेशा के लिए हल हो जाए, बात ही खत्म हो जाए। तो इस प्रक्रिया में वो लगा रहता है, और वो तभी लग पाता है क्योंकि उसके प्रभाव से बचा रहता है, उसके दुष्प्रभाव से। अच्छे प्रभावों को तो रोकने की जरूरत नहीं है, तो वो स्वाभाविक चलते रहते हैं, बल्कि उनको वो कई बार बढ़ा लेता है। तो छोटी छोटी चीज़ों में भी वो बहुत सुख का अनुभव करता है। क्यों करता है? जैसे जुलियाना जी मुझे कभी कभी देखती हैं, पूछती हैं कि तुम छोटी छोटी चीज़ों में इतने खुश कैसे होते हो? छोटी छोटी चीज़ों में खुश इसलिए होते हैं क्योंकि जो हमें खुश होने से चीज़ें रोकती हैं वो तो मैंने बैन कर रखी हैं, है ना। तो मेरे अंदर कोई नेगेटिव स्थिति है नहीं। तो भाई साहब, मुझे लेमन वाटर भी, माने नींबू का पानी भी बहुत मज़े देता है।
मैं छाछ भी इतने ऐसे पीता हूँ जैसे पता नहीं क्या अमृत है, इतना स्वादिष्ट है। अब एक ये व्यक्ति हो गया। एक दूसरा व्यक्ति है कि टेंशन के साथ बैठा हुआ है, अब उसका सारा ध्यान टेंशन में है, अब उसे पता ही नहीं है छाछ पी रहा है कि चाय पी रहा है कि पानी पी रहा है, अब कहाँ से स्वाद आएगा उसका। तो उसके स्वाद की प्रक्रिया डल कहाँ हो जा रही है, ये दूसरे वाले जो टेंशन को वो नियंत्रित नहीं कर पा रहा, इस चक्कर में है ना। बस इतनी सी वजह है, उसमें ऐसी कोई महान वजह नहीं है कि है कि नहीं। तो जो वो सुख ले भी सकता है, जो अवेलेबल है भी, उन्हें भी आम आदमी उतना सुखी उनसे हो नहीं पाता जितना हो सकता है। क्यों, किस वजह से? उस वजह से। लेकिन जो व्यक्ति आत्मज्ञानी है, इस व्यक्ति को आत्मज्ञानी बोलेंगे, जो अपने आप को जानने में जा रहा है, तो जितना जितना जानता जाता है उतना उतना वो उसका ज्ञानी होता जाता है। पहली क्लास, दूसरी क्लास, 5वीं क्लास, भाई ग्रेजुएशन हो गया, भाई पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, भाई PhD कर गया, है ना, बात फाइनल हो गई, ऑलमोस्ट कंप्लीट, सब जान गया है। तो उस मात्रा में वो इन चीज़ों को कंट्रोल करना जान जाता है, उसके हाथ में ये चीज़ें आ जाती हैं, तो उसे पता है कि कहाँ कितना स्टीयरिंग घुमाना है, कब क्लच दबानी है, कब प्रेशर, कब जो है वो दबाना है, कब ब्रेक दबाना है, कब कितना दबाना है, वो उसको ये सब चीज़ें अभ्यस्त हो जाती हैं। मतलब इसके लिए कोई एक्स्ट्रा अटेंशन नहीं करनी पड़ती है, नहीं भाई साहब ध्यान रखना है ना, वो सब रम जाता है। जैसे अच्छे ड्राइवर को ये ध्यान नहीं रखना पड़ता कि कब ब्रेक दबाना है, कब, ये सब अपने आप उसको ऐसे अभ्यस्त हो जाता है। हाँ, वो अपना गाना गाते रह सकता है, इधर उधर देखते रह सकता है, वो उसको चलता है। ऐसे ही इसमें हो जाता है, उसको कोई अलग से ध्यान नहीं देना पड़ता कि नहीं भाई साहब मुझे जितना शुरू में अवेयरनेस थी वही अवेयरनेस रखनी है ना, वो एक बार सेट हो गया काम। फिर कभी कभार जरूरत पड़ती है, कोई ऐसी नई स्थिति परिस्थिति आती है जो अभी तक नहीं आई है, तो तब थोड़े अलग से अवेयरनेस की जरूरत पड़ती है, और वो एक्स्ट्रा अटेंशन उसमें देता है, तो फिर उसको भी वो सेट कर लेता है। तो ये लाभ है उन्हीं के लिए जिसमें इसकी प्रक्रिया में इंटरेस्ट है, परिणाम में नहीं। परिणाम तो सभी को चाहिए, है ना, वो कॉमन उसी प्रक्रिया में। और प्रक्रिया जो है वो ज्ञान की है, उसमें हर क्षण कुछ ना कुछ जानने में आता है। जैसे PhD तक आप अगर साइंस में PhD कर रहे हैं, तो हर क्लास में, हर घंटे में कुछ ना कुछ आपको जानने में आता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, छोटे से ज्ञान से लेकर और बड़े तक ज्ञान की, ये वाली तो ज्ञानात्मक प्रक्रिया में जिनकी रुचि होती है वही इसमें लंबे चल पाते हैं, अदरवाइज तो 4-6 घंटे में वो फेड अप हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारे लोग देखे होंगे कि वो सिद्धियों के चक्कर में शुरू में जाते हैं और 4 घंटे 5 घंटे, और लगते महीना भर हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, ऐसे अब मन नहीं लगता भाई, क्योंकि इतना वेट नहीं कर सकते ना परिणाम के लिए, क्योंकि वो परिणाम के लिए कर रहे थे। तो ये बात है, ये आप किसी भी क्षेत्र में लगा सकते हैं। खेती वाले क्षेत्र में लगा लीजिए कि अब 6 महीने में फसल आती है तो 6 महीने में आएगी, आप 4 महीने में उसको काट के घर नहीं ला सकते। किसानी में करने में मजा है तो फिर आप 6 महीने में क्या, 10 साल का पेड़ भी लगाओगे जो 10 साल के बाद आता है, उसमें भी उतना मजा आएगा, बागवानी में उतना मजा आएगा उस तरह से। तो ये उस मजे की बात है ना। तो ये बात आप सबको स्पष्ट हो रही है, तो आप अपने आप को खुद चेक कर सकते हैं कि आप क्या इस मार्ग के सीकर हैं, या केवल परिणाम के लालच में, लोभ में, जो बुरा नहीं है, चाहिए सबको, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए ये मार्ग नहीं है, उसके लिए ये तरीका नहीं है, वो उसमें परेशान हो जाएगा। और मुझसे आके कोई पूछेगा कि मन नहीं लगता, तो मुझे उसे यही समझाना पड़ेगा कि ये आपके लिए नहीं है ना। तो जागृत अवस्था में हमें ये सब बात समझ लेनी चाहिए कि जागृत अवस्था मुख्य है, सारे फल हमें जागृत अवस्था में चाहिए होते हैं, और जागृत अवस्था का लाभ खराब परिस्थितियों में केवल जो इसका ट्रुथ सीकर है वो ले सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता। ठीक, तो
ठीक है, दूर कर दिया मैंने। तो दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता। ठीक है, ये बात जितने जोर से स्पष्ट हो जाएगी आपको, तो अगर किन्हीं की वो रुचि नहीं है तो उनका समय नहीं खराब होगा इसमें, है ना। वो जितना मर्जी जोर लगा ले, उनको ये चीज़ काम नहीं करेगी। कोशिश करेंगे और निराश होंगे तो वो डिप्रेशन में जाएंगे अननेसेसरी, है ना। तो ये चीज़ कोई दोस्त की बात नहीं, ये कोई दोष नहीं है, उसकी रुचि नहीं है बस। हाँ, ये स्वाभाविक है उसके लिए, ये उसकी रुचि नहीं है। जैसे मैं भी बहुत सारे ऐसे काम करता हूँ जिसमें मेरी रुचि नहीं, मुझे करने पड़ते हैं। जैसे वीडियो एडिटिंग है, मेरी कोई रुचि नहीं है उसमें, है ना, जरा भी कोई रुचि नहीं है। पर अभी कोई है नहीं है और वो ज़रूरी है करना, क्योंकि जो हमें करना है उसमें ही ज़रूर, तो मुझसे जितना बन पड़ता है मैं कर देता हूँ। मैं कभी उसमें हाई क्वालिटी कभी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा वो मार्ग ही नहीं है, मेरा वो क्षेत्र ही नहीं है। मैं जितना मर्जी सिर फोड़ लूँ उसमें, मैं वो नहीं कर सकता कि जिनकी वो रुचि होगी वो जो क्वालिटी देंगे वो मैं नहीं दे सकता। समझ रहे हैं इस बात को। तो ऐसा करके ना समझें कि कोई आत्मज्ञानी हो जाता है तो सर्वे सर्वा हो जाता है, बोले जहाँ हाथ डालेगा उधर ही मोती, ऐसा करके नहीं होता है। उसकी भी वही लिमिटेशंस होती हैं जो किसी की भी होती हैं, उसका भी फ्रेम होता है, वो भी फ्रेम के अंतर्गत ही व्यवहारित होता है। और व्यवहारित होने के लिए फ्रेम होना जरूरी है, बिना फ्रेम के आप व्यवहारित नहीं हो सकते, संभव नहीं है। तो आपके दायरे होंगे ही, तो दायरे ही लिमिटेशंस होते हैं। ये व्यक्ति से लेकर ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ जो है वो किसी फ्रेम में होगी। वो धरती हो, सूरज हो, है ना। सूरज धरती के जैसे बिहेव नहीं कर सकता, धरती सूरज के जैसे बिहेव नहीं कर सकती, चंद्रमा इन दोनों के जैसा बिहेव नहीं कर सकता है ना। तो ये और वो सारे जो फ्रेम है वो एक बड़े फ्रेम में है, तो ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। और इन सभी फ्रेम्स की ज़रूरत है उतनी ही, जितनी एक छोटे से चंद्रमा की ज़रूरत है उतनी ही ये बड़े से सूरज की ज़रूरत है, उतनी ही ये बड़ी सी गैलेक्सी की ज़रूरत है। तो कभी कभी जो ऐसा लोग बोलते हैं कि अरे हम क्या हैं, हम तो एक धूल के कण के बराबर हैं, ये गलत दृष्टि से वो देख रहे हैं। अरे भाई, इसी कण से मिलके गैलेक्सी बनी है। ये कण के बिना गैलेक्सी का कोई अस्तित्व नहीं है, सूरज का कोई अस्तित्व नहीं है इस कण के बिना, वो कण से ही बना हुआ है। जब आवर को तोड़ते जाओगे पता चलोगे कि असंख्य कणों के योग से सूरज और धरती और वो और हम सब उसी से बना है। मूल जो इकाई है वो कण ही है। हाँ, तो इस दृष्टि से जब आदमी देखने लगता है, तुलनात्मक करने लगता है, तो वो गलत तरीका अपना रहा है, इससे गलत निर्णय पे पहुंचेगा। और उस आधार पर जब वो सारी चीज़ों को देखेगा करेगा तो उसके जीवन में उसे वो नहीं प्राप्त होगा जो वो चाहता है, माने सुख। इसीलिए जब दिव्य कीर्ति जी का वो स्टेटमेंट मेरे सामने आया तो मुझे बहुत ज़रूरी लगा कि इस पर मैं अपनी बात रख दूं, ताकि कम से कम जो इसे लोग समझते हैं वो इस तरह की गलती में ना जाएं। और इसका असर आप देखेंगे, दिव्य कीर्ति सर के आप साथ में कुछ समय रहेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह के निर्णय का असर उनके हर एक काम पर पड़ेगा, और उसका वो परिणाम नहीं आएगा जो अगर ऐसा निर्णय उन्होंने नहीं लिया होता तो जो आता। तो ये जबरदस्ती के आदमी उसमें चला जाता है, अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो फिर एक कदम ही बचता है कि मैं तो हूँ ही नहीं। भाई अब कण के आगे क्या रह जाता है, मैं तो हूँ ही नहीं। हाँ, मेरी क्या औकात है, मैं क्या होता हूँ। अच्छा, ऐसे में आदमी कोई बोलते ओ अच्छा जगह, भाई माफ़ करना, मुझे लगा आप कुछ है, मैं गलत जगह आ गया। अरे तो उधर से तुम पागल हो क्या, वो तुरंत ही बोलेगा अरे पागल हो क्या, अरे मैं IAS हूँ, मैं ये सब करवा। अरे तो फिर पहले क्यों नहीं बता रहे थे, ये ऐसा क्यों बोल रहे थे कि। हाँ, मतलब अगर वहाँ जितने सारे बच्चे आते हैं उनको ये अकल आ जाए और वो उसको पूछने मतलब ऐसा सुन के पूछने लगे कि सर हम तो आए तो, अरे नहीं मैं तो कुछ भी नहीं, मैं क्या हूँ, मैं कोई सीरियसली है, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं हूँ जिसे आप सीरियसली लो। तो बोलेंगे अच्छा तो फिर हम यहाँ करेंगे। जी मैम,
हाँ हाँ, ये ले जाओ। हाँ, तो ये बात ही गलत है ना। जब कोई और बोले उससे बुरा लगता है, तो अब तुम खुद क्यों ऐसी बात बोल रहे हो? हाँ हाँ, तो नहीं लगता। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, वो इसको नम्रता से जोड़ रहा है। वो जोड़ रहा है कि मैं ऐसे बोलूँगा तो मैं विनम्र ऐसे दिखाई पड़ूंगा। तो अब तो ये गलत बात है। विनम्रता का ये अर्थ भी नहीं होता। विनम्रता का अर्थ ये नहीं होता कि तुम टूट के बिखर जाओ हाँ, सुकुड़ जाओ, गायब हो जाओ ना। हाँ हाँ, ऐसे करके बोलते हैं। हाँ हाँ, तो फिर मतलब क्या हुआ इस बात हाँ, मतलब ये ऐसा ही हो गया ना कि खुद नमक खाओ तो बढ़िया बढ़िया है, और वैसा ही नमक कोई दूसरा दे दे तो खराब खराब है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, ये तो वास्तविकता। हाँ, रोटी नहीं खाता है। हाँ, तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, दोहरा मापदंड है, इससे द्वंद्व पैदा होता है जीवन में। इससे क्लैरिटी पैदा नहीं होती, इससे अस्पष्टता पैदा होती है। हाँ, तो ऐसा हाँ, लेंगे क्वेश्चन आंसर बाद में लेंगे। तो अब इसमें क्या रहता है कि ये जो इस तरह के व्यवहार हैं, ये इस प्रकार की जो ज्ञान की समझ है, अस्पष्टता है, ये उससे आते हैं। वो चाहे कितना ही बड़ा टीचर हो, कुछ हो, अगर उन्हें, जबकि वो फिलोसोफर भी हैं, मतलब दुनिया की कोई फिलोसॉफी होगी ढकी छुपी जो उन्होंने नहीं पढ़ी होगी शायद ही, और बड़ी रुचि से पढ़ी। ऐसा उनका ही खुद कहना है कि उन्हें दर्शन में, जब उनको इस तरह के सवाल खड़े हुए तो उनको दर्शन में बहुत रुचि हुई और पढ़ने में मज़ा भी आया। मतलब उनकी रुचि भी है, ऐसा नहीं कि उनकी रुचि नहीं है, तभी उनको ये सारी चीज़ें याद भी रहती हैं। तो अच्छे से पढ़ा भी, लेकिन गलत निष्कर्ष पर पहुंच गए, क्योंकि अब तक के सारे दर्शन जो हैं वो गलत ट्रैक पर हैं। वो आदमी को नथिंग बनाने में लगे हुए हैं। हाँ, कोई कठपुतली हो जाएगा जब नथिंग है, तो आप तो कुछ हो नहीं। तो फिर जबकि पूरे यूनिवर्स का सार भाई चेतन है मतलब आप थोड़ा दृष्टिकोण अपना चेंज करो, जड़ दृष्टिकोण से ना देखो कि सूरज इतना बड़ा है, हमारा शरीर तो इतना सा इत्तू सा है। आकार के हिसाब से नहीं देखो, यहाँ आकार महत्व तो नहीं रखता है। यूँ तो आप जिस बच्चे को पैदा करते हो वो तो आपसे बहुत हल्का होता है, 2-4 किलो का होता है, तो बस उठा के फेंक दो, फिर काहे के लिए रखा हुआ है। अगर आकार की दृष्टि से वो लोगों का मूल्यांकन करना है, तो जो फिर वो पहलवान होते हैं मोटे मोटे, जो वो सुमो फाइटर, तब तो भाई सबसे ज़्यादा वैल्यू उनकी होनी चाहिए समाज में, अगर ऐसे आकार की दृष्टि से देख रहे हो। तो ये गलत नज़रिया है। चेतन को आप आकार की दृष्टि से नहीं देख सकते, चेतन को आप उपयोगिता की दृष्टि से हमें देखना चाहिए। और बल्कि जो जड़ भी है उसकी भी उपयोगिता की दृष्टि रखनी चाहिए, क्योंकि हम चेतन हैं। हमारे लिए उपयोगिता प्रमुख है, आकार प्रमुख नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य है सुखी होना। हमें कोई छोटे आकार की चीज़ भी बहुत ज़्यादा सुखी कर सकती है, और बड़े आकार की चीज़ भी हमारे लिए बेकार हो सकती है अगर उसमें हमारी रुचि नहीं है ना। तो इस तरह से हमें देख के चलना चाहिए। तो वो दृष्टि उनकी नहीं। ऐसी दृष्टि अगर टीचर रखेगा, तो चूँकि वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रभावित करता है, तो अनजाने ही एक ऐसी प्रक्रिया में उन सबको वो भेज देगा कि वो उनका जीवन जो है वो उस तरह से चला जाएगा। तो जितने भी टीचर हुए हैं, वो फिलोसोफर हों, जैसे जे कृष्णमूर्ति हों, ओशो हों, अभी जग्गी वासुदेव हैं, आचार्य प्रशांत हैं, जो भी लीड कर रहे हैं, अध्यात्म में करें या कहीं भी किसी भी क्षेत्र में लीड करें, अगर वो इस तरह की बातों को समाज में बार बार रिपीटिशन करते हैं, तो वो थोड़ी गलत एक गलत स्थिति सेट कर रहे हैं, गलत एक बात का प्रचार कर रहे हैं, जिसका कि दुष्परिणाम लोगों के जीवन, और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उन्हें जो समस्या आ रही है उसमें इसका भी कोई रोल है। वो ऐसा एनालिसिस कर नहीं पाते कि ये जो गुरुजी से मुझे ये बात चली गई अंदर, इसकी वजह से भी मुझे कोई दुष्परिणाम हो रहे हैं, वो उनको ही समझ नहीं आ पाता, क्योंकि गुरुजी को नहीं समझ में आया, इनको कहाँ से आएगा। हाँ, गलत ट्रैक पे हो जाता है। तो
ये बात इसमें समझ में आती है। क्यों समझ में आती है? क्योंकि वो प्रैक्टिकल साथ साथ करते जाता है। ये कोई ऐसी वाली बात नहीं है कि वो भाई साहब सुने और ऐसे ऐसे झाड़े और चल दिए। ये सीकर की बात है, ट्रूथ सीकर्स की बात है, तो उन्हीं के लिए है और ये वही करें। जैसे फिजिक्स का वैज्ञानिक है तो जिनकी विज्ञान में उस लेवल की रुचि है वो मार्ग उन्हीं के लिए है, बाकी के लिए नहीं है। बाकी के लिए ठीक है, तुम्हें घड़ी चलानी सीखनी है, मोबाइल चलाना सीखना है, थोड़ा रिपेयर करना सीखना है, वो ठीक है, वहाँ तक तो वहाँ तक करो और बस छुट्टी। वहाँ के आगे का हिसाब किताब आपके लिए नहीं है। तो वैसे ही इसमें भी ऐसे बहुत सारे लेवल होते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग। तो ये बात समझनी ज़रूरी है और ये जागृति जो है उसके लिए प्रमुख ऐसा। जब तक हम इसे नहीं समझेंगे तो इसके अंदर की जो अवस्थाएं हैं उनके उपयोग, उनके लाभ हमें समझ नहीं आएंगे। तो ये हो गया जागृत अवस्था का लाभ। ठीक, अब इसके बाद में है स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था में जो अंतःकरण है उसमें से दो करण का निवास स्वप्न अवस्था में, एक मन का और बुद्धि का। चित्त और अहंकार आपकी स्वप्न अवस्था में नहीं रहते, है ना। होते हैं माने उनका वहाँ पे वो घर नहीं है, उपयोग भी है, घर नहीं है, वो कहीं और रह के यहाँ प्रभाव रखते हैं। जैसे अंतःकरण जो है वो स्थूल शरीर पर प्रभाव डालता है बाहर, क्योंकि वहाँ से ही कोई चीज़ प्रोसेस होके आती है और फिर वो किसी कर्म में जाती है। तो जैसे बाह्य ज्ञानेंद्रिय है और कर्मेंद्रिय है, इनका घर कहाँ है? स्थूल शरीर में है, ये यहाँ पर है। इनको आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, महसूस कर सकते हो इस तरह से बाहर के रूप में। वैसे ही जो दूसरी अवस्था है वो है स्वप्न अवस्था, और वहाँ पर अंतःकरण में से दो करण वहाँ पे जो है निवास करते हैं, वहाँ पर उनकी उपस्थिति है, वो है मन और बुद्धि की। मन क्या करता है कि मन तथ्यों को कलेक्ट करता है, डाटा कलेक्ट करता है और उसको सजाता है। और बुद्धि जो है वो उनको ऑर्डर में लाती है, एक क्रम में। और वो किस लिए लेके आती है? अहम का जो उद्देश्य है उसके हिसाब से। वही डाटा अगर उद्देश्य दूसरा है तो अलग ढंग से अरेंज करना पड़ेगा हमें समझने के लिए। अगर उद्देश्य आप बदलते हो तो डाटा का अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, फिर हम उस तरह से डाटा नहीं रख सकते। उसके हिसाब से मन और बुद्धि दोनों मिलके उसको जो है ऐसे अरेंज रीअरेंज ऐसा करेंगे। इस ईंट को उठा के वहाँ रखेंगे, नहीं यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ से उठा के वहाँ रखेंगे। ऐसा ऐसा तब तक करते हैं जब तक उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जाती। उद्देश्य किसका होता है? अहम का, जिसको आप मैं बोलते हो, हिंदी में मैं बोलते हैं, संस्कृत में अहम बोलते हैं। अहम गच्छति, अहम खादति, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, ऐसे बोलते ना संस्कृत में, अहम। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ पे तर्क और वितर्क होते हैं। अगर आप ऐसे चर्चा में जाएंगे तो यहाँ क्या होता है कि तर्क होता है। तर्क मतलब क्या होता है कि बाहर की जो डाटा है उसको हम इकट्ठा करते हैं और तर्क से अरेंज करते हैं उन्हें, कि नहीं इसको इस तरह से रखो, यहाँ पर ये लॉजिक लगाओ, यहाँ पर ये लॉजिक लगाओ, यहाँ पर। ऐसे सारी जो नॉलेज है उसकी, चाहे उसने खुद से जानी हो चाहे किसी और की हेल्प से जानी हो, उसका वो वहाँ उपयोग करता है। तो जितनी रीजनिंग होती है, जितनी चर्चाएं होती हैं, जितने आपस में जो डायलॉग करते हैं, डिस्कशन करते हैं, इसमें मन का प्रमुख रोल होता है। तो मन जिसका बहुत अच्छे से डेवलप होगा जितना, वो उतना अच्छे से चर्चा कर पाएगा। समझ रहे हैं? उस लेवल तक, उस लेवल के बाद जैसे ही बात पहुंचेगी वो हैंग होना शुरू हो जाएगा। है ना? वो आपने देखा होगा, जैसे अभी 2-3 दिन पहले हमारे प्यारे डॉक्टर प्रणवीर सिंह जी वहाँ पे जब सवाल पूछने आए तो आपने देखा होगा कि वो थोड़ी सी देर में हैंग हो गए और अनावश्यक सवाल पूछने लगे, जिनका पता है कि उनके पास
रटे रटाए उत्तर हैं। तो वो एक लेवल पे आके हैंग हो गया और मुझे उन्हें कहना पड़ा कि कोई सटीक सवाल है तो वो पूछो, थोड़ा आराम से पूछो, फिर से मौका मिल जाएगा, थोड़ा एनालिसिस कर लो। तो वो एक लेवल के आगे एनालिसिस नहीं कर पा, क्योंकि अब क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये उनका रुचि का क्षेत्र नहीं रहा। वो पहले ही उन्होंने बोला था, जब वो स्टार्ट होते बोले मेरी अध्यात्म में जरा भी कोई रुचि नहीं है। अच्छा, रुचि ना होने का कारण क्या था? ऐसा नहीं था कि उनकी सच में रुचि नहीं है, रुचि तो है। एक मान्यता थी उनके पास में कि सो कोल्ड अभी जो अध्यात्म चलता है वो उनको नीरस लगता था। उसकी वजह से उन्होंने ये निर्णय ले लिया था कि बेकार की चीज़, मेरे किसी काम की चीज़ नहीं है। पर जब ये वाला तरीका आया जो हम लोग रखते हैं, इसमें उनकी रुचि पैदा हो गई। क्यों पैदा हो गई? क्योंकि जो उनकी बहुत सारी चीज़ें उलझी हुई थी, बहुत सारे बच्चे उनसे इस तरह के सवाल पूछते थे जिसके जवाब वो सेटिस्फैक्टरीली नहीं दे पाते थे। अब उनको लगता है कि नहीं, इससे संभव है। अब उनकी रुचि पैदा हो गई उसमें। अब वो ऐसे प्रोग्राम में भी आते हैं, चर्चा भी करते हैं इस मामले में, जबकि वो पहले खुद ही बोल चुके हैं मेरी जरा भी कोई रुचि नहीं है। उनको ये याद भी नहीं होगा, पर जब कभी आएंगे तो इस तरह। हाँ, फिर उन्होंने उस पर प्रोग्राम भी कराया अपने वहाँ। वो 3-4 दिन की एक गूगल मीट कराई थी उन्होंने, जो उनके अपने मित्र मंडली थी उनके साथ में। उनको भी बड़ा मज़ा आया, क्योंकि ये थोड़ा एक ऐसा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जो समझ में आता है कि यार ये तो हमारे यूज का है। फिर भी जितनी उन्होंने दक्षता उसमें अभी हासिल की है थोड़े समय में, क्योंकि उन्हें ज़्यादा समय नहीं मिल पाता, अपने काम में ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, तो जो भी की उसमें मज़ा आता है उन्हें। तो वो आ रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अटक जा रहे हैं। तो मैंने बोला भी, तो बुरा नहीं मान रहे हैं, जबकि मुझसे उम्र में तो वो बड़े हैं। ऐसे कोई बोले तो आदमी बुरा मान जाता है, यार मतलब क्या हो, लेकिन नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि सच में उन्हें ये जेन्युइन बात लगती है कि नहीं, ये ठीक ही है। और उनको खुद से भी एहसास हो रहा था कि मैं वो सवाल नहीं पूछ पा रहा हूँ जिसमें फुलचंदे बाबा जी को कोई अड़चन हो, और उनको कोई दिक्कत हो, उनको कोई ऐसे जवाब देने में समस्या हो जिसमें फिर से विरोधाभास कुछ निकल के आए। ऐसा कुछ पूछ नहीं पा रहे, वो गाड़ी विश्वास पर ही चल रही वहाँ पे। तो ये रुचि और लेवल की बात रहती है। तो इसमें हम जितने दक्ष होते जाते हैं उतने हम निपुण होते जाते हैं, उतने हमारी वो कला निखरती जाती है। तो अब आप मुझे भी जिस कला के स्तर पर देखते हैं, ये कोई 10 साल पहले मेरे पास नहीं थी। करते 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 मैंने कम से कम हजारों बाबाओं, हजारों दूसरे लोगों के साथ ऐसे डिस्कशन किए होंगे, घंटों किए होंगे। तो मुझे 8 घंटे 10 घंटे मुझे कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि मुझे वो अभ्यास में है। जिस ड्राइवर को ट्रक ड्राइविंग अभ्यास में, उसको 10 घंटे कोई समस्या थोड़ी, वैसे करता रहता है, ब्रेक दबाता रहता है, ऐसे ऐसे करता रहता है, तो उसको नहीं समस्या होती है। अब हमें 4 घंटे से ज़्यादा ऐसे करना पड़ेगा तो हमारे कमर में दर्द हो जाएगा, टांग में पेन हो जाएगा, क्योंकि नहीं है हमें अभ्यास, हमारी मांसपेशियाँ उस तरह से डेवलप नहीं है। तो ऐसे मस्तिष्क की मांसपेशियाँ हैं। तो क्योंकि मैं ऐसा अभ्यास करता हूँ, मेरा ये सगुल है, मेरी ये रुचि है, मेरा ये शौक़ है, मुझे मज़ा आता है इसमें, तो ये स्वाभाविक रूप से डेवलप होती है। तो मुझे नहीं कोई सिरदर्दी होती। मुझे 8 घंटे बात करो, 10 घंटे बात करो, 20 घंटे बात करो, हाँ, लेकिन तरीके से करो। मतलब जो डिस्कशन का तरीका है उसको मत छोड़ो। किसी डिसीजन पर पहुंचने को कर रहे हो, उस बात को याद रखो। बार बार घूम के एक ही जगह पे मत आ जाओ, है ना। जैसे अभी जो मुस्लिम भाई थे उनसे बात हो रही थी, वो बार बार घूम के उसी पर आ जा रहे थे। मैं उनको बता रहा था, देखो फिर वहीं पहुंच गए। अब इससे आगे की बात करो, फिर से बात उठाओगे, फिर यहीं पहुंचोगे। तो ये बात उनको समझ भी आई, तो वो फिर आगे गए। तो इस तरह से है। तो ये भी तरीका लोगों को अभी तक ठीक से मालूम नहीं कि चर्चा किस तरह से करें। तो वो भी, उसके भी कई सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, तो उसमें आप उसको देख सकते हैं। तो मैंने बारीक बारीक पॉइंट रखे हैं। तो ये जो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये इसी मार्ग में आती हैं। तो स्वप्न अवस्था का जो है वो है मन और बुद्धि, और उसका मात्र बस इतना ही काम है कि किसी चीज़ में चर्चा करना और एक
ऐसे डिसीजन पर पहुंचना जो उद्देश्य के अनुरूप हो। ये हमेशा याद रखना है। तय कौन करता है? अहम तय करता है कि वो जो चीज़ निकल के आई है उसके काम की है कि नहीं है। काम की है तो उसको मज़ा देती है, और नहीं है तो वो कबाड़ा है, उसके लिए वो बोझ हो जाता है। डायरेक्शन कहाँ से मिलती है? अहम से। उद्देश्य किसका है? उसका। उसी की पूर्ति के लिए ये पूरी चर्चा का उपक्रम चलता है। तो ये हमेशा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। नहीं, चर्चाओं में करते करते कई बार ऐसे लोग होते हैं कि उनके साथ चर्चा करते करते वो कहीं और ही निकल जाते हैं, वो मतलब उद्देश्य जो भटक गए। जैसे हमारे साथ सूरज आदर्श जी हैं, उनके साथ ये दिक्कत आती है कि वो जिस बात की चर्चा कर रहे थे कई बार उसका संदर्भ तक वो ध्यान नहीं रखते चर्चा के दौरान, कि हम ये चर्चा कर क्यों रहे हैं। वो भूल जाते हैं, और कई बार उन्हें याद दिलाना पड़ता है। थोड़ी देर के लिए याद रखेंगे फिर भूल जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अलाइनमेंट अभी हुआ नहीं। उसके लिए उन्हें काफ़ी लंबे अभ्यास से तो अगर उन्होंने बोला था कि वो इस शिविर में आएंगे, अगर वो यहाँ आते तो शायद उन्हें, क्योंकि रुचि है उनकी, तो उन्हें यहाँ कई ऐसे सूत्र मिल जाते जो उन्हें आगे के अभ्यास के लिए आते, और फिर बाद में उनको वो काम आते, उनके हिस्से बनते हैं। वो तो नहीं आ पाए होंगे किसी वजह से, हैं? रजिस्ट्रेशन कराया था लेकिन चेन्नई में तो काम आ गया। हाँ, वो कुछ हो गया होगा इस तरह से। हाँ, ये चीज़ तो उनको संदर्भ और 10 वाक्य हैं तो उनको मिला के उनका मंतव्य क्या निकलता है, उनको भी उसमें भी थोड़ी समस्या होती है, वो नहीं निकाल पाते। जैसे वो उस दिन कह रहे थे कि भाई नैनम शस्त्रम छिद्राणी वाले में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आत्मा पे असर नहीं पड़ता है, ऐसा लिखा हुआ है कि आप शस्त्र से काट नहीं सकते। ऐसा वो बोल रहे हैं। काट नहीं सकते का मतलब यही तो है कि शस्त्र का असर नहीं होता। वही तो हुआ कि शस्त्र उसे काट नहीं सकते, मतलब शस्त्र का उस पर असर नहीं होता। आग उसे जला नहीं सकती, क्योंकि आग का काम तो जलाना ही है। अब जला नहीं सकती तो आग का तो असर नहीं हुआ ना। फिर पानी उसे गीला नहीं कर सकता या गला नहीं सकता, तो पानी का तो वही काम है। अब वो वही नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पानी का उस पर ऐसा असर नहीं होता। तो वो ऐसे उदाहरण के रूप में तो ऐसे करने ऐसे लिखा हुआ, वो जैसे बच्चे बोलते हैं ना छोटे कि नहीं ऐसे तो करके नहीं लिखा हुआ है, ऐसे करके लिखा हुआ, क्योंकि वो उसका मंतव्य नहीं समझते, वो उसका सार नहीं उनको समझ में आता, तो इस तरह की दिक्कत पैदा होती है। तो ये जो ट्रुथ सीकर है, क्योंकि भाई आप सार के सार में जा रहे हो, जो जीवन का सार है उसी को समझने के लिए जा रहे हो, तो यहाँ ये बातें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं कि आप जो बात कही जा रही है, जो चर्चा हो रही है, उसके सार को आप समझने वाले हो, सार ग्रहण करने वाले हो, है ना। बोलते हैं ना, सार सार को गही लिए थोता दे उड़ाओ, कबीरदास जी का जो है, उसका मतलब यही है। तो जो चर्चा चल रही है उसमें से सार पॉइंट को आप ग्रहण करें और आगे बढ़ें, एसेंस को। तो ये काम है हमारे स्वप्न अवस्था का, वो ज्ञान के लिए उत्तरदायी है। अगर आपके पास चर्चा में रुचि नहीं है, चर्चा में आपकी दक्षता नहीं है, तो आप ज्ञान मार्ग पर आगे नहीं जा सकते, वो आपकी रुचि में नहीं आता, इसका मतलब ये है। तो ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं, इनसे समझते जाओगे तो आप समझ लोगे कि इनमें आपके लिए ये चीज़ें हैं कि नहीं, और है तो कहाँ तक है लेवल। तो ज्ञान के लिए आपका जो अंतःकरण में जो मन और बुद्धि है वो उसके लिए होता है, उसका और कोई उपयोग नहीं है। अगर उसका उपयोग आप कोई और बात के लिए करने चल रहे हो तो वो आप गलत उपकरण का गलत जगह काम ले रहे हो, है ना। वो ऐसे समझो जैसे तलवार से नाखून काटने के चक्कर में हो। हाँ, वो पता चला नाखून नहीं, उंगली साफ हो जाएगी, जरा भी इधर उधर फिसला तो गए काम से। और फिर वो उसकी धार इतनी मोटी होती है कि नाखून भी ठीक से कटेगा नहीं, वो उतरेगा पूरे नाखून को ले जाएगा, ज़्यादा जोर लगाओगे तो। उसके लिए हल्का और शार्प उपकरण चाहिए, या तलवार से बाल नहीं कटेंगे ऐसे
बहुत मुश्किल, खींचम खांच होगी ज़्यादा। तो तलवार के लिए कैंची जैसी चीज़ चाहिए। तो इस तरह से करके तो ये उपकरण केवल ज्ञान के लिए होता है, उसका और कोई उपयोग नहीं है, जो मुख्य उपयोग है। दूसरा उपयोग मजबूरी वाला है, और वो ये है कि बाहर आपको कोई सुख नहीं मिल रहे हैं तो आप उतने डिप्रेशन में ना चले जाए, कम से कम मानसिक आधार का तो भोग कर लो। तो स्वप्न उसी बात के लिए निर्मित होता है। स्वप्न की अवस्था दो बात के लिए है कि थोड़ा आपके स्थूल शरीर को विश्राम मिल जाए, क्योंकि इसकी प्रक्रिया वहाँ पे कट ऑफ हो जाती है, तो ये विश्राम में चला जाता है एक लेवल तक। और ऐसी जो अतृप्त आपकी इच्छाएं रह गई हैं, रुचियां रह गई हैं, जो बाहर खराब व्यवस्था के कारण आपकी पूरी नहीं हो पा रही हैं, उन्हें वहाँ थोड़ा सा मानसिकी भोग सही वो आपको मिल जाए, ताकि आप अंदर से थोड़ा तरोताज़ा होके आए। जिस टेंशन को लेके गए थे उतनी टेंशन में बाहर ना आए। ये एक वहाँ पे एक ऐसा एक वह समाधान है प्राकृतिक रूप से। ठीक, बस ये दो बात समझ गए इसमें। अब इन्हें जानने वाले को क्या लाभ मिलता है? जो व्यक्ति स्वप्न अवस्था को इस तरह से जानकर और उस विधि के द्वारा उसका अभ्यास करता है, उसे इससे ये लाभ मिलते हैं कि वो किसी भी चर्चा को, जो भी उसकी रुचि वाले क्षेत्र है, चर्चा को स्वाभाविक रूप से करने में समर्थ हो पाता है। तो आप बाहर देखते होंगे कि हर एक आदमी चर्चा करने में की स्थिति में नहीं होता है, अपने विषय में भी, है ना। वो आपने एक सवाल पूछा और ऐसे मसला अटक गया, तो उसको प्रोसेस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको अनजाने भी उसका कोई अभ्यास नहीं हुआ, और जान के तो अभी तक उसने किया ही नहीं है। तो वो व्यक्ति घंटों कोई भी चर्चा में रह सकता है, घंटों, और इसका मज़े भी लेता रह सकता, इसका अपना मज़ा, इसीलिए घंटों रह सकता है। इसीलिए कई बार ऐसे लोगों को ये समझने में बड़ी दिक्कत होती है जो 2 मिनट नहीं चर्चा कर पाते, तो यार ये पागल तो नहीं है, ये 10 घंटे इस काम में लगा हुआ है, और उसके लिए तो बेकार की बात है ना। उसको लगता है कि इससे क्या निकलेगा, जैसे बोलते भी है ना, अरे यार आप लोग चर्चा में ही लगे रहते हो, मतलब इससे क्या निकलेगा भाई साहब, 2 साल से देख रहा हूँ चर्चा ही किए जा रहे हो, चर्चा ही किए जा रहे हो, है ना। आपको बोलते हैं ना कई लोग, आपको भी बोलते होंगे, बोलते यार पागल हो गए हो आप लोग क्या, अरे चर्चा से भी आगे बढ़ोगे कि चर्चा ही करते चले जाओगे। वो बैठ जाते हैं 2 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं हो। हाँ, क्योंकि धरातल पे भी तो कुछ काम करो, मतलब चर्चा उनको धरातल पे नजर नहीं आती है। चर्चा माने बिना धरातल के हो रही है। हाँ, कई तो ऐसे भी लोग आते हैं, वो कहते हैं भाई चर्चा वर्चा फालतू की बात है, जो करना है धरातल पे करो। हाँ, बस करो। हाँ, धरातल। हाँ, मतलब ज्ञान की प्रक्रिया उनको लगती है कि ये तो कहीं हवाई में हो रही है, ये धरातल पे नहीं होती, इसकी धरातल पे कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अरे तो भाई वो संयम लगा के, समाधि लगा के क्या कर रहे थे? जो उनके प्रणेता है, वो धरातल छोड़ के और वहाँ अमरकंटक की गुफा में क्या करने गए थे? तो पर वही है कि अब इसके लिए तो चर्चा में आना पड़ेगा, और वो लोग समझते हैं कि चर्चा अनावश्यक चीज़ है, या उनके विद इन द फ्रेम में उनकी बात को मानते हुए चर्चा की जाए। अब पहला ही स्टेप आपने गलत ले लिया, अब इसके बाद चर्चा थोड़ी होगी। अब तो जो आपने मान लिया है उसके हिसाब से सब चलेगा। कि पहली बात मान लो कि ऊपर एक अल्लाह होता है, एक ईश्वर होता है, 7 आसमान ऊपर या कहीं भी होता है, कण कण में होता है, ऐसे कोई एक चीज़ आपने मान ली कि ये तो मान ली। अब इस पर तो आप कितनी बड़ी थ्योरी खड़ी कर लो ना, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जैसे उपन्यास वाला क्या करता है, वो एक मुश्किल से 1 पेज की एक वो लेता है, एक बिलीव लेता है, एक बिलीफ सिस्टम लेता है,
उस आधार पे पूरा 300 पेज का उपन्यास वो गढ़ देता है। हाँ, और वो उपन्यास ऐसा लगता है पढ़ने में कि यार एकदम जो है धरातल की बात हो रही है, लेकिन उसका पहला ही पेज पढ़ो तो बोलता है कि भाई ये काल्पनिक कहानी है, लिखा रहता है ना पहले पेज में, इसका सत्य घटनाओं से, सत्य व्यक्तियों से कोई लेना देना नहीं है। अगर संयोग से कहीं मेल मिलाप हो रहा हो तब भी समझना कि ये वो नहीं है, काल्पनिक घटना। लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? इत्तेफाक से जो है, ऐसा संयोग हो गया, इत्तेफाक से वो समझा जाए। ऐसी राइटर की कोई इंटेंशन नहीं है कि वो कोई आपको सत्य परोस रहा है। ये मनोरंजन के लिए है, ताकि आपको अच्छा लगे, आपको मजा आए, है ना? लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? स्पष्टता। अच्छा, ये लोग नहीं लिखते हैं, बट इनकी चर्चा मान्यता पे स्टार्ट है, पर लिखते नहीं है कि भाई इस घटना में कोई सत्य के ऊपर बात नहीं की जा रही है। संयोग से कोई सत्य जैसी बात दिखाई पड़े तो वो संयोग होगी, इत्तेफाक होगी, उसको सत्य नहीं समझना। नहीं, हाँ, ऐसा करके ये लोग लिखते नहीं है। ये लोग ऐसे करके लिखते नहीं, यहाँ सत्य की ही बात हो रही है और पहली लाइन में ही है आधार जो है वो मान्यता से ले लिया है। अभी सत्य कहाँ से हो गया? बेस ही तुमने ऐसे ले लिया। नहीं होता प्रांशु जी, साफ होता है। अब फिर लोग पढ़ते जाते हैं, वहाँ जाके लोग बोलते, उनको भी बोलते थे कि बाबा, उनको बाबा बोलते थे वो लोग, मध्य दर्शन वालों को। उनका नाम नागार्जुन करके ऐसे ही कुछ है, अग्र नागार्जुन ऐसा नाम उनका, अग्रे। तो उनको कई लोग बोलते थे बाबा ध्यान नहीं लगता है। अब बाबा ये नहीं बताएं कि बेटा तुम्हारी रुचि नहीं है तो ध्यान क्यों लगेगा? वो रुचि की वजह से लगता है। अब बाबा कह रहे हैं नहीं नहीं, ऐसा करो, ये करो, पैर को इधर से उधर करो, है ना, इस मछली को यहाँ से हटा के उधर लगाओ, हाँ, ये वाला खाना नहीं खाओ, वो वाला खाना खाओ, हाँ, तामसी खाना बंद करो, हाँ, ये मतलब वो सारे अड़ंगे बता देगा। वो बेचारा सारे अड़ंगे करके आएगा और फिर बोलेगा कि ध्यान नहीं लगता है। हाँ, अब उसको बताएंगे तू लायक ही नहीं है, तेरी स्थिति नहीं। हाँ, वही हाँ, और वो बोलते हैं जो तुमको बताएगा तुमने ठीक से किया नहीं होगा। अब आदमी सोचेगा यार अब इसके आगे उसके पास कहने को क्या रह जाता है? अब गुरुजी ने रिजेक्ट ही कर दिया बात, तो अब क्या करें? अब वो उसका बेचारे का मुंह लटक जाता है। और ये सो को अध्यात्म में मन को ही मार डाला। हाँ, यस, सोचो ही मत, स्वप्न अवस्था तो पूरी काटी। हाँ, पूरी काटी डाली। हाँ, यस 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 यस। और है ना, और जो ये स्वप्न जगत है, ये मतलब ये पूरी कल्पना को स्थान देता है। तो कल्पना से सोचो, कल्पना मतलब क्या होती है? कल्पना सारे ज्ञान का बेस है। आप थोड़ा इसको समझ के सुनो, कल्पना को समझो कि क्या है। कल्पना का मतलब होता है कि आप कुछ भी ऐसा सोचते हो, इमेजिन करते हो, तो उसमें दोनों पॉसिबिलिटी होती हैं। माने वो तथ्यपरक भी हो सकता है, मतलब वो वास्तविक भी हो सकता है, सत्य भी हो सकता है, और वो असत्य भी हो सकता है। कल्पना के दायरे में दोनों आते हैं। सत्य की कल्पना भी आप कर सकते हो और असत्य की कल्पना भी आप कर सकते हो। जैसे उपन्यास लिखते हैं, वो असत्य की कल्पना है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा वो कल्पित कर रहा है। हाँ, कहानी बना के सुना रहा है। लेकिन आप ऐसी कल्पना भी कर सकते हो जो साकार हो जाए। जैसे अब ये मोबाइल है, ये भी कल्पना है, मगर ये तथ्य परक है। इसके बेस में शुरू से लेके ही तथ्य हैं, ऐसे हवाई कोई बात नहीं रहती। जो नितांत कल्पना होती है उसमें वो कुछ भी होता है। वहाँ एक हीरो 50 लोगों को मार सकता है, 50 लोगों के पास अत्याधुनिक हथियार है, स्टैन गन है, 1 सेकंड में 100 गोलियां निकलती हैं। हाँ, और वो बस खाली स्लो स्पीड में कला मारता है, और फिर भी कोई गोली जो कि इतनी स्पीड में जाती है उसको कोई छू नहीं पाती है।
अच्छा, कोई तो इसके आगे भी चले जाते हैं, 25-30 गोलियां लग जाती हैं, मगर वो मरता नहीं है। उनको एक गोली भी लगती है तो वो गिर पड़ते हैं, स्टैंड गन उठा के तक नहीं रख सकते। हाँ एक सर फिल्म का वो मैं दृश्य बताऊं, हीरो विलेन जो है हीरो को गोली मारता है, हाँ और हीरो को दिखा मिथुन चक्रवर्ती, हाँ वो बहुत तेजी से ऐसे करके हाथ ऐसे मारते हैं, हाँ, और गोली पकड़ लेता है। गोली हाथ में, हाँ, गोली हाथ में। और गोली मारते हैं, हाँ ऐसे उठाए हाथ में, हाँ, तो चौंक जाते हैं, इधर से उसने मारा, इधर से फेंक, वो मर गया। हाँ साउथ की भी कोई तो मूवी थी ऐसे कि इसने गोली मारी तो गोली इतनी मतलब सटीक है कि वो पेड़ के पीछे जाके उसको हाँ हाँ हाँ, ऐसे करके घूम के लगी। हाँ, मतलब थर्मोडायनामिक्स का कोई लॉ काम नहीं करता है वहाँ। हाँ पूरा तोड़ अभी ये जो एवेंजर्स वाली सीरीज चली है, हाँ मतलब गैलेक्सी का गैलेक्सी घुमा, हाँ, वहाँ तो कोई लॉ ही नहीं काम करता है। हाँ, वहाँ सुपरमैन बिना कोई लॉ के उड़ जाता है। आयरन मैन, हाँ हाँ, नहीं, आयरन मैन ने तो भी वो लगाया है रॉकेट वगैरह वो करके तब उड़ता है, थोड़ा सा लॉजिक लगा। आयरन मैन उसके, सुपरमैन के तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो मतलब तो कल्पनाएं दोनों प्रकार की होती हैं, दोनों प्रकार की कल्पनाओं का अलग अलग उद्देश्य है। जो नितांत कल्पनाएं हैं उनका उद्देश्य रहता है एक तो कल्पना शक्ति को बढ़ाना, ऐसा अभ्यास करना, और दूसरा किस्से कहानियाँ और आपके जोक यानी चुटकुले, आर्ट जो आप देखते हैं, जो आर्टिस्ट बनाते हैं कल्पना से बहुत सारी चीज़ें, उनको देख के मज़ा आता है। माने एक मनोरंजन का साधन होता है एक तरफ, और एक तरफ जो है ज्ञान का पूरा आधार रहता है, वो वास्तविकता रहती है उसका दूसरा। माने दोनों के उद्देश्य सुख के लिए ही होते हैं। एक के ऐसे सुख होते हैं कि वो काल्पनिकता पर ही पूरा आधारित है, वहाँ वास्तविकता का कोई हिसाब किताब नहीं होता। एक दूसरे सुख हैं जो वास्तविकता पर आधारित है, लेकिन दोनों ही कल्पनाओं से पैदा होते हैं। ठीक, जितने ये सारे स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये कुर्सी का स्ट्रक्चर ये कल्पना पर ही आधारित है, ये रिंग लाइट का स्ट्रक्चर ये कल्पना पर ही आधारित है, ये फैन जो हम देख रहे हैं सब कल्पना पर ही आधारित है, ये बिल्डिंग में जिसमें हम बैठे हैं ये कल्पना करके ही पूरा आर्किटेक्ट बनाया गया, ये ईंट जो बनी है कि धरती के एक एक कण को लेके गीला करके गर्म करके, ये सब पूरा का पूरा कल्पना का ही डिज़ाइन है। तो ये दो तरह की कल्पना का आप समझ गए। तो ये इसमें हमारा जो स्वप्न अवस्था है उसी का उपयोग होता है, मन और बुद्धि का, उन्हीं दोनों का उपयोग है विशेष रूप से। तो आप देख सकते हैं कि सारे ज्ञान और उसका अच्छा, अब इनके नाम आगे बदलते हैं। कल्पना को इसका नाम हो जाता है एक जगह जाके विकल्प, है ना, वी लगा देते हैं, तो वी का मतलब रहता है विशेष। तो किसी कल्पना को जब हम विशेष रूप से लेते हैं, ये सारी जैसे रिंग लाइट की कल्पना है ये विशेष कल्पना है, ये कुर्सी की जो कल्पना है ये विशेष कल्पना है। तो जब हम उसको किसी विशेष बात में ले जाते हैं तो इसे बोलते हैं विकल्प। माने हमने किसी कल्पना को चूज किया, उसका चुनाव किया, इसीलिए विकल्प को चुनाव के रूप में देखा जाता है कि भाई हाँ इतने सारे विकल्प थे, मतलब इतनी सारी कल्पनाएं थी वहाँ पर जो चुनने लायक थी, तो माने विकल्प थे, चूजेबल, चुनने लायक। उनमें ऐसी भी रही होंगी जो चुनने लायक नहीं है, वो साइड होगी। चुनने लायक 4 विकल्प थे, इसमें से आपने किसी एक विकल्प को चुना, जिसको आप चुनोगे अब वो हो जाएगा संकल्प। इनके शब्द कैसे बदलते हैं इस बात को देखो। जब तक वो विकल्प नहीं था तब तक वो क्या था, कल्प, माने कल्पनाएं थी। आपने उसमें से थोड़ा प्रोसेस करके 4 चीज़ों को निकाल के अलग रखा, वो हो गया विकल्प। जैसे आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी कल्पना है, ऐसे भी जाओ, वैसे भी जाओ, वैसे भी जाओ, वैसे भी जाओ, ऐसे करके आपने उसमें से तीन विकल्पों का चयन किया कि मैं इनमें से ही कोई देखूंगा। तो पहले आपने फौरी तौर पे 3 विकल्प चुने, क्या ये
अगर ये नहीं तो ये, अगर ये नहीं तो ये, ऐसे 3। लेकिन अगर ये भी नहीं होगा तो मैं नहीं जाऊँगा, बाकी जो बच गए वो उसका चुनाव नहीं कर रहा है, तो वो उसके लिए हो गए विकल्प 3। अब लेकिन फाइनली तो एक ही चुनेगा ना, 3 में तो एक साथ जा नहीं सकता, एक ही चुनेगा। अब इन तीनों में से जिसको चुनेगा वो हो जाएगा संकल्प। संकल्प का मतलब वो कल्पना जिसको उसने अपने अनुकूल पाया, उस समय अपने सम्यक पाया, अपने समरूप पाया, जिसमें उसे लगा कि नहीं इन 3 में से ये वाली। अब ये हो गया संकल्प, ठीक, कि जिस बात को आपने चुन लिया। तो चुनने के पहले वो विकल्प था, विकल्प के भी पहले वो कल्प था, और चुनने के बाद वो संकल्प हो जाता है। चुन लिया गया तो वर जो है वो वधू को संकल्प हो जाता है जब चुन लिया, तो कि अब ये जो पति बन गए या ये पत्नी बन गई, तो अब ये संकल्पित हो गया। तो इसीलिए बोलते हैं अब आप संकल्प लो क्योंकि अब आप चुन चुके हो एक दूसरे को। तो अब आगे का जीवन कैसे चलाओगे, अब उसकी कल्पनाओं में जाओ, वहाँ विकल्प चुनो, फिर उसके संकल्प बनाओ। तो ये ऐसा प्रोसेस अंदर चलता है हमारे अंदर। तो कल्प, विकल्प, संकल्प समझ में आ गया। अब ये जो हमारा स्वप्न जगत है या जो हमारा स्वप्न अवस्था है, ये सब उसी की बदौलत होता है। उसको डेवलप करने के लिए बाहर से शिक्षा में चार में से 2 विषय होते हैं जिससे इसको हम डेवलप कर सकते हैं, जिनकी इसमें रुचि है। एक तो स्वाभाविक रूप से होता ही है, मगर शिक्षा में विशेष प्रक्रिया है इसको डेवलप करने की। तो भाषा मन को डेवलप करती है। भाषा में आप जितने दक्ष हो जाएंगे तो उतना किसी चीज़ को प्रोसेस करने की, मानसिक रूप से बाहर से आपके सामने तथ्य आए उनको प्रोसेस करने की क्षमता आपके पास आ जाएगी। ये क्षमता आ जाएगी या सिद्धि आ जाएगी, ये एक ही शब्द है, आप उसमें सिद्ध हो जाएंगे। उतना अच्छे से आप कोई चीज़ को प्रोसेस कर सकते हैं, कोई चीज़ को चर्चा कर सकते हैं, कोई चीज़ की रीजनिंग आप कर सकते हैं और लंबे समय तक कर सकते हैं, जब तक कि आपका परिणाम उसमें नहीं आता है। तो इसीलिए भाषा जिनके पास अच्छी है उनकी संभावना ज़्यादा रहती है कि वो अच्छे लॉजिकल होते हैं, अच्छे रीजनिंग वाले होते हैं। बुद्धि का जो अभ्यास है वो गणित से होता है। जिसका मैथ जितना अच्छा होगा, क्योंकि गणित में यही काम होते हैं कि भाई साहब 4 रुपए के 6 टमाटर तो 10 टमाटर कितने के, वहाँ पे आपसे निर्णय ही कराया जा रहा है। एक सिचुएशन दे दी और बोला इसका आंसर क्या होगा, कि किसी की पर्दी 6 मीटर और 4 मीटर है, इसका एरिया कितना होगा, उसमें इतनी ऊंचाई है तो इसका क्षेत्रफल माने इसका वॉल्यूम कितना होगा। मतलब वहाँ पे सवाल ही होते हैं, सवाल और जवाब दो, क्वेश्चन है और निर्णय दो, क्वेश्चन है निर्णय दो। वहाँ निर्णय का ही अभ्यास किया जाता है। तो जितना अच्छा आपका जिस लेवल का मैथ होगा, आप निर्णय उतनी जल्दी और उतनी सटीकता से करोगे। तो शिक्षा में जो भाषा और गणित पढ़ाई जाती है या पढ़ते हैं, वो तो उस आधार पर नहीं पढ़ाते, वो तो इसलिए पढ़ाते हैं कि भाई आपस में जो है कन्वर्सेशन हो जाए, बोलना चालना हो जाए। ये तो बहुत हल्के इसके उद्देश्य है, असल में ये उद्देश्य नहीं है इसका। असल में जो उद्देश्य है इसका गहरा, वो ये है कि उसको रीजनिंग करना आ जाए, उसको लॉजिकल करना आ जाए, उसको चर्चा करनी आ जाए कोई भी विषय को लेकर, जिस भी विषय में उसकी रुचि हो, और उसको निर्णय लेने आए। क्योंकि चर्चा किस लिए कर रहे हैं, चर्चा का क्या उद्देश्य है? चर्चा का उद्देश्य यही है ना कि किसी निर्णय पे पहुंचना है भाई साहब। नहीं तो आप ऐसे कई लोगों को देखोगे कि वो 4 घंटे चर्चा करते हो और निर्णय पे किसी पे नहीं पहुंचते। तो उसका मतलब क्या रहता है? इतना मतलब रहता है कि भाषा तो बढ़िया है, मतलब भाषा पे कमांड है, मगर गणित कमजोर है। तो उनको अगर
इसमें निखार लाना है अपने निर्णय की प्रक्रिया में, तो उन्हें थोड़ा मैथ का अभ्यास करना चाहिए। मैथ का अभ्यास करेंगे रोज तो उनकी जो निर्णय करने की क्षमता है वो बढ़ती चली जाएगी। समझ रहे हैं? तो स्वप्न अवस्था को विकसित करने के लिए भाषा और गणित का आप अभ्यास करो, जो भी समझ में आता है, जितना भी समझ में आता है। हालांकि स्कूल में तो स्वाभाविक रूप से कराया ही जाता है, पर वहाँ थोड़ा उद्देश्य दूसरा रहता है। और जिनको करना है कि करना है तो वो थोड़ा ऐसी चीज़ों में रहें थोड़ा। इसके अलावा जो जगे हुए कैसे जाएं, उसका चैप्टर आएगा आगे कि स्वप्न अवस्था में जगे हुए कैसे जाएं। तो उसमें आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे, बहुत सारे, तो ये डाटा इकट्ठे होते हैं कि इस अवस्था में ऐसे होता है, इस अवस्था में ऐसे होता है, ऐसे। फिर बाहर आके उनके ऊपर चर्चा करके और एक निर्णय लिया जाता है, ये है, ये है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका ये उपयोग होगा, इसका ये उपयोग होगा, ये इसके लिए है, ये इसके लिए नहीं है। ये सारा आप बाहर आके प्रोसेस करेंगे और उसे आगे के लिए रख लेंगे अपने अंदर। कहाँ रख लेंगे? चित्त में, माने मेमोरी में वो स्टोर हो जाता है। तो मेमोरी में चीज़ें ज़्यादातर समझ के रूप में स्टोर होती हैं, ऐसी चीज़ें एसेंस के रूप में। इसीलिए आप देखोगे कि आप बहुत बड़ी किताब पढ़ लो तो किताब आपको याद नहीं होती, वो अक्षर से, लाइन से, पेज से ऐसे करके याद नहीं होती है। उसका आप कोई मतलब आते लो और वो मतलब अंदर स्टोर करते हैं। ये जो दिक्कत आती है ये इसीलिए आती है कि आपने भी ओशो को पढ़ा, आपने भी ओशो को पढ़ा, आपने भी ओशो को पढ़ा, आपको जो समझ में आया आपने वो अंदर स्टोर किया, और आपको जो समझ में आया आपने उसको स्टोर किया, और आपको जो समझ में आया आपने उसको स्टोर किया। और अभी आप यहाँ पे अगर तीनों बात करेंगे तो आप ओशो को अलग अलग ही यहाँ पे रखोगे। क्यों रखोगे? क्योंकि अंदर में समझ ही स्टोर होती है। फिर उसको हम भाषा में डिकोड करके बाहर रख देते हैं। सामने वाला उसको डिकोड करके वो भी समझ के आधार पर ही लेता है कि आपने कुछ बताया, वो कुछ उससे समझ रहा है और ले रहा है। तो अगर ये वही नहीं है जो वहाँ है तो ये बीच में मिस्टेक होती चली जाती है। तो ये ऐसी मिस्टेक इसीलिए रहती है कि एक आदमी को ही चार लोग अगर पढ़ते या उसकी बात सुनते हैं तो चारों की समझने में अंतर आ जाता है। इसीलिए एक ही तल के लोगों को एक बात पर विचार विमर्श करना चाहिए। इसलिए पहले उद्देश्य तय कर लेना चाहिए। इस समस्या का समाधान क्या है कि वो चर्चा करने के पहले एम तय करें कि भाई हम ये चर्चा कर क्यों रहे हैं, हाँ किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। तो एम आपकी समझ अलग अलग रहते हुए भी वो अलाइन करके रखेगा। तो अगर आपकी समझ को आधार मान के उस एम पर पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस बात के लिए आपने ओशो को सटीक समझा है, और बाकी जो दोनों ने समझा उससे इस एम की पूर्ति नहीं हो रही। तो इसका मतलब है ये बात इसके लिए नहीं है। तीनों की ही बात 3 है, 5 है, 10 है, अगर किसी की बात उस एम को पूरा नहीं करती, फुलफिल नहीं करती, इसका मतलब है कि ओशो ने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि जो इस एम की तरफ जाता हो। तो उससे हमने जो उसको समझा इसकी क्लैरिटी हो जाती है। तो अब या तो दोबारा पढ़ो जाके इस एम के लिए कुछ उसने बोला है कि नहीं बोला है, या जो पढ़ा है उसको थोड़ा बहुत याद करो, क्योंकि कुछ याद भी रहता है कि उसने किन किन पॉइंट को छुआ है, क्या क्या है। समझ रहे हैं? ये ऐसे करके तरीका होता है किसी को भी एनालिसिस करने का। या ओशो खुद ही कोई पॉइंट बता रहा है कि मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, तो उद्देश्य आपके सामने है और उसकी वो बात वहां पहुंच नहीं रही है। आपने भी जो समझा उस मामले में उससे भी वो बात नहीं पहुंच रही है। इसका मतलब है कि उनने भी गलत बोली और आपने भी गलत समझ ली। तो मतलब ऐसे करके ये चीज़ें तय होती हैं। अगर ऐसा नहीं करते और ऐसा सोच के बैठे रहते हैं कि मैंने जो समझा है वो सही है, सामने वाले ने जो समझा है वो सही नहीं है, तो वो ऐसे ही रहता है कि 10 घंटे आप चर्चा करोगे और परिणाम वही रहेगा जो चर्चा करने के पहले था। क्योंकि चर्चा बहुत होगी पर निर्णय पे नहीं पहुंचोगे। क्यों नहीं पहुंचोगे? क्योंकि निर्णय की प्रोसेस के लिए एक
उद्देश्य को सामने रखना जरूरी होता है, क्योंकि निर्णय तो किसी बात के लिए कर रहे हो ना। तो फिर उसी पक्ष में वो सारी बातें आनी चाहिए। अच्छा, ऐसा भी किया, निर्णय भी हो गया, अब उनमें से वो एक आदमी उस निर्णय को स्वीकार नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति इस निर्णय के लिए ये काम नहीं कर रहा था। वो भले ही उसने चर्चा के लिए ऐसा सोच लिया, मान लिया कि ठीक है भाई, चर्चा के लिए उसने मान लिया, क्योंकि नहीं तो चर्चा नहीं होगी, मानेगा नहीं तो जब आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ 2 बार 4 बार चर्चा करते हो और परिणाम यही वाला आता है, और अकेला ही नहीं, अगर 10 लोग भी बैठ के चर्चा करो तो वो एक आदमी उस बात को स्वीकार नहीं करता अगर, और नो कर रहे हैं, तो इसका मतलब रहता है कि वो पहले ही निर्णय लेके बैठा हुआ है, और वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा कि उसको निर्णय पे पुनर्विचार करने की स्थिति पैदा हो। तो वहाँ पर स्पेशलिस्ट लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो इस लूप को तोड़ पाते हैं। तो वो वहाँ ऐसे सवाल करते जाते हैं कि उसे अपनी उस समझ पे कि जिस पर वो निर्णय करके बैठा है उस पर शंका खड़ी होती है। उसकी यात्रा फिर वहाँ से तब शुरू होती है। अगर वो शंका खड़ी नहीं होगी तो वो आगे प्रोसेस नहीं करेगा। आप चाहे जितनी चर्चा करो, किसी और निर्णय पे वो चर्चा नहीं पहुँचेगी। हाँ, तो वो व्यर्थ की चर्चा हो जाती है ऐसे करके। जैसा आप देखते हैं टीवी में इतना होता ही है कि बीजेपी के लोग, कांग्रेस के, वो निर्णय करके पहले बैठे हैं, वो निर्णय के लिए चर्चा कर ही नहीं रहे, वो पहले ही करके बैठे हैं। बीजेपी वाले के लिए बीजेपी जो है वो सही है और कांग्रेस जो है वो गलत है, और कांग्रेस वाले के लिए कांग्रेस जो है वो सही है और बीजेपी जो है वो गलत है। हाँ, यस। और टीवी वालों का है कि जो ज़्यादा पैसे देगा वो उसके पक्ष में होते हैं, उनका निर्णय पहले से ये है। हाँ हाँ, अर्थशास्त्र पूरा मिल रहा है ना। तो तीनों अपना अपना निर्णय करके बैठे हुए हैं पहले, तो वो वहाँ चर्चा इस निर्णय के लिए कर ही नहीं रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है। भले ही वो बोल रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है, इसी बात की चर्चा कर रहे हैं, सवाल भी ऐसे ही पूछ रहे हैं, पर वो कभी उनको निर्णय पे पहुँचने की कोई उत्सुकता नहीं होती है। वो टाइम खत्म हुआ, हाँ जी बस हो गया पूरा, उसको एडजॉइन भी नहीं करेंगे। अब आगे एक नई चर्चा शुरू होगी जो फिर से किसी निर्णय पर नहीं पहुंचेगी। तो ये क्या रहता है कि समाज का पूरा सब जो संसाधन है वो भी खर्च हो रहा है, समय भी खर्च हो रहा है, करने वालों का भी समय खर्च हो रहा है, सुनने वालों का भी समय खर्च हो रहा है, मगर किसी निर्णय पर गाड़ी नहीं पहुंच रही ना। तो क्यों ऐसा होता है? इसके ऐसे कई सारे कारण हैं। एक तो ये मैंने बताया, एक कारण है उद्देश्य का ढंग से तय नहीं करना, दूसरा कारण है कि वो निर्णय पहले ही करके बैठे हैं, तो निर्णय के लिए वो ये कर ही नहीं रहे, उनका उद्देश्य कुछ और है। जैसे कि चैनल का उद्देश्य पैसे कमाना है, बीजेपी वाले का उद्देश्य है कि हमारी सरकार कैसे आ जाए, कांग्रेस का उद्देश्य है कि हमारी सरकार कैसे, उनके अपने वो उद्देश्य है। तो वहाँ एक उद्देश्य ही नहीं है जिसके लिए तीनों बैठे हैं, नहीं है ना एक उद्देश्य। तो फिर तो एक्चुअल में तो चर्चा हो ही नहीं रही होती है। हाँ, तो फिर डिसीजन कैसे होगा? हाँ, तो जैसे हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए तो हम सब लोगों का एक उद्देश्य है, मेरा भी आपका भी, है ना। तो तभी हम लोग किसी निर्णय पे पहुँचते हैं। इसी के कारण तो कई लोग निर्दोष सबको फांसी होती है। हाँ, वो भी होती है, वहाँ पे भी होती है कि वहाँ उनका कुछ एम और ही होता है और मामला कुछ और ही चल रहा होता है, पता चला निर्दोष फंस गया और वो यस बिल्कुल। तो चर्चा के लिए ये जरूरी रहता है कि एक उद्देश्य पहले निश्चित हो। माने जनरली होता है उद्देश्य, अनजाने भी होता है, पर कई बार ऐसे होता है कि उद्देश्य अलग अलग हो जाते हैं। जब भी ऐसे पता चले तो चर्चा को विराम देके और पहले उद्देश्य को तय करो, लिटरली तय करो होशो हवास में कि भाई हमें ऐसा लग रहा है कि आपका कोई और उद्देश्य है, आपका कोई और है, मेरा कुछ और है। तो पहले हम अपना अपना उद्देश्य यहाँ रखें। अगर एक ही उद्देश्य है तीनों का तो फिर चर्चा सार्थक होगी, नहीं तो फिर वहाँ टाइम खराब करना कोई मतलब नहीं है। फिर वो अपनी अपनी ढबली, अपना अपना राग रहता है ना।
ऐसे आपको अनुभव भी अपने जीवन में होते होंगे जैसे इसके। वन विभाग वाले हैं वो सब जगह वन लगाने के लिए चले हैं, सबको बेसी एक ही है। हाँ फिर हाँ वो तो फिर कारगर ही होगा। हाँ, फिर कारगर होगी। यस यस यस। उसमें अगर दूसरी टीम घुस जाए तो फिर वो गड़बड़। हाँ, गड़बड़ होगी। तो इस तरह से तो ये जो हमारा स्वप्न अवस्था है हमारी, वो इसी काम के लिए होती है। तो अगर इसमें आप इसका प्रयोग करके जो एक विधि होगी, उसमें आप अपने से भी थोड़ी बहुत कुछ विधि उसको इधर उधर कर सकते हैं थोड़ा, या कोई और उसी तरह की कोई नई विधि भी ढूंढ सकते हैं। कई सारी विधियाँ होती है उसके लिए। तो मैंने जिससे पाया उसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उस विधि से उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, इतने सारे होते हैं कि जनरली वो हमें ऐसे आम जीवन में होते नहीं हैं, है ना। तो वो एक्सपीरियंस हमें ऐसे आम जीवन में नहीं होते हैं। हाँ ओके, कोई नहीं, हो जाता। तो वो अनुभव जो है उन्हें विशेष अनुभव कहा जाता है, जो जब आप उसका प्रयोग करते हैं। जैसे वैज्ञानिक को जो अनुभव होते हैं वो आम जीवन में नहीं होते, है ना। वैज्ञानिक जब किसी चीज़ की खोज में जाता है, उस खोज के दौरान जो उसको अनुभव होते हैं वो ऐसे आम जीवन में नहीं होते, वो संभव नहीं है ना। हाँ, भले ही आप वो उस जंगल से रोज़ गुजरो, उस पत्ते को रोज़ तोड़ो, रोज़ चबाओ, वैज्ञानिक को जो अनुभव उस पत्ते के बारे में होंगे जो खोजने जा रहा है, वो अनुभव आपको नहीं हो सकते। माने साधारण व्यवहार में विशेष व्यवहार वाले अनुभव नहीं होते, समझ रहे हैं। तो इसमें भी जब आप इस प्रक्रिया में जाएंगे तो इसमें ऐसे विशेष अनुभव होते हैं जो आपको विशेष दक्षता देके जाते हैं, विशेष एनालिसिस की आपको ताकत देते हैं, क्षमता देते हैं, बारीक से जानने का मौका आपको देते हैं। उन्हीं चीज़ों को, जिन चीज़ों को सामान्य जन या हम भी जब सामान्य अवस्था में थे तो सामान्य रूप से जान समझ रहे थे, उन्हीं बातों को विशेष रूप से जानने समझने का मौका मिलता है जब हम इस प्रोसेस में जाते हैं, बारीकी से, स्लो मोशन में। जैसे आप वीडियोग्राफी देखेंगे तो जो एक सामान्य स्पीड है उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे देखने में नहीं आती, क्योंकि इतनी तेज़ी से निकल जाती हैं, हम नहीं देख पाते। मगर उसको ही अगर 10-20 गुना स्लो करके देखें, एक एक चीज़ पता चलती है। ऐसा ड्रॉप का उसने ये आकार लिया, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, फिर, है ना, ऐसे पूरा एकदम। तो आपने क्या किया कि उसका टाइम स्पैन बढ़ा लिया, उसको स्लो कर लिया अपने लिए। तो स्लो करके आप उसकी अच्छे से, बड़े आपके पास समय है सामने, और अब आप देख पाते हैं उसको, ज़्यादा अवलोकन कर पाते हैं, आपके पास ज़्यादा तथ्य आ जाते हैं, उसकी बारीकियां आपके पास आ जाती हैं जो सामान्य अनुभव में आपके पास नहीं थी, है ना। ये ऐसे अनुभव है नहीं सबको, आपको अपने अपने। हाँ। तो सीधी सी बात है कि सामान्य व्यक्ति वाला जितना एनालिसिस करेगा, विशेष वाला वो बहुत गहरा एनालिसिस कर सकेगा। वही स्पीड में कोई डायरेक्टर देखेगा तो उसको, हाँ, यस यस, है ना। तो वहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि किस चीज़ को समझने के लिए उसकी कितनी स्पीड, कितना तथ्य, कितना क्या जिस चीज़ के निर्णय के लिए हम जा रहे हैं उसके लिए कम से कम जितने तथ्यों की ज़रूरत है, क्या हमने इकट्ठा कर लिए या अभी बचा है। अगर बचा है तो फिर से वो तथ्य इकट्ठे करने में जाता है, उतने पर निर्णय नहीं लेता, उतने पर निर्णय नहीं लेता। निर्णय आ भी रहा होता है तो वो उसे वेट एंड वॉच में ही रखता है कि अभी इसको हम फाइनल नहीं बोलेंगे। जैसे मध्यस्थ दर्शन वाले आए थे, हाँ आपको कहते हैं कि हम रिसर्च कर रहे हैं। हाँ, यस। तो वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अच्छी बात है, ये उनकी ईमानदारी बात है। हाँ, तो वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो सच में ही अभी किसी सटीक निर्णय पर नहीं है। अभी उन्हें कोई ऐसा, जो निर्णय निकल के अभी तक आ रहे हैं, वो उन्हें उनके जीवन में ऐसी गवाही नहीं दे रहे हैं कि भाई हम जहाँ पहुँचना चाह रहे थे पहुँच गए। ऐसी अनुभूति उनको नहीं हो रही है। तो ये उनकी ऑनेस्टी थी, ये अच्छी बात है। लेकिन उनमें भी बहुत कम लोग हैं जो इस बात का स्वीकार करते हैं। ज़्यादातर लोग तो ज़बरदस्ती आके लग जाते हैं,
माइक उठा के कुछ चलो हाँ कुछ भी हो जी चलो ऐसे करके। तो ये उनकी ऑनेस्टी। उन्होंने ये भी कहा कि भाई उनकी अभी किसी दूसरे दर्शन में रुचि नहीं है, वो अभी इसी को समझने में लगे हैं और उन्हें लग रहा है ऐसा कि इससे उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो जब तक उन्हें ये ना समझ में आए कि इससे नहीं होगा, तब उनका वहाँ से मोह भंग होगा, वो तब उनकी दूसरी गति होगी, जरूरत पड़ेगी तब। ऐसे हमारे जीवन में भी होता है, जब तक हम जिस चीज़ में लगे हैं तो जब तक उसका फाइनल कंक्लूजन नहीं निकाल लेते तब तक इधर उधर नहीं भागते हैं, है ना, हम भी करते हैं ऐसा। तो ये स्वाभाविक बात है। हाँ, लेकिन वहाँ पे समस्या क्या है कि वो इसके साथ दावे जो करते हैं ना, ये जो है ये थोड़ी उनकी विरोधाभासी बात है कि जो वहाँ पे दावे किए जाते हैं इन्हें वहाँ उनसे पूछना चाहिए कि भाई साहब आप जो दावा कर रहे हो ये हमें समझाओ, क्योंकि वो तो उन्हीं के साथी हैं ना। जैसे मैं यहाँ कोई दावा करूँ तो हम सब इस मामले में यहाँ साथी हैं, तो मैं कोई दावा करूँ तो आप मुझसे तो पूछोगे, भले ही ये दावा आपका नहीं है अभी क्योंकि आप नहीं जानते, लेकिन मुझसे तो पूछोगे भाई साहब ये जो दावा कर रहे हो थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन तो करो, आप क्यों ऐसा दावा कर रहे हो। जैसे संजय सामाजिक जी कई बार पूछते हैं, है ना, पूछते हैं ना आप कई बार के कोई भी ऐसा होता है तो मैं बताता हूँ कि मैं ये दावा क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे क्या तथ्य हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, तो वो उनके भी प्रकाश में आ जाती हैं, तो उन्हें भी समझ में आ जाती हैं। तो अब वही दावा वो भी करने लग जाते हैं, क्योंकि अब वो समझ गए तो अब दावा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कई लोग श्रद्धा में आके दावा कर जाते हैं। हाँ, अश्रद्धा के आधार पे। हाँ, जैसे आप ही में से कोई हो सकता है, वो बोले अरे भाई प्रेमजीत हमारे पास बड़ी तोप है, अब हाँ अब किसी हाँ अब किसी से जाके भिड़ जाओ। ऐसा होगा। हाँ, बोले कुछ होगा तो बोल देंगे ना चलो उधर चलो, बोले हमसे नहीं सुलटेगा तो वहाँ है ना एक बार। पर ये तरीका गलत है, मतलब ये ऐसे करके नहीं, उसको जितना आप कर सकते हो उतना ही करो और सिंपली बोलो कि है कि मुझे लगता है कि हमारे पास में मतलब मेरा ऐसा अनुभव है या मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा है, तो वहाँ पे आप इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो जो है अच्छा होगा, आपको भी लाभ होने की संभावना है और नहीं तो हम लोगों को लाभ हो जाएगा। ऐसे दोनों बात बोल के चलेगा वो। हाँ, वो एक तरफा नहीं बोलेगा कि नहीं आप ही को लाभ मिलेगा, तो बोलेगा अच्छा मुझे ही लाभ मिलेगा, तो ऐसा क्यों सोच रहे हो भाई, आपको भी तो मिल सकता है। तो ऐसे दोनों तरह की बात वहाँ पे करो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, नहीं पता ना, हो सकता है उसके पास में पता नहीं क्या ज्ञान हो, अभी थोड़ी ना हमें मालूम। तो जब उसके प्रोसेस में जाएंगे तब ये बात क्लियर होगी, कुछ है नहीं है तो सीख लेंगे, नहीं है तो पता चल जाएगा, उस निर्णय पे पहुँच जाएंगे। ये बात, तो ये सारा का सारा जो हमारा स्वप्न अवस्था है ये उसका क्षेत्र है, ये जितना भी मैं सारा बता रहा हूँ। तो एक तरीका इसका ये है कि भाषा और गणित को दुरुस्त करें। भाषा में जो भी कोई शब्द आपको जानने को मिलते हैं, आजकल तो गूगल बाबा है, वहाँ पे जो उसके अर्थ दिए हुए हैं उस पर जब भी कभी आपको ऐसा जानने को मिले, क्योंकि अब ऐसे तो पता नहीं चलता हम इन शब्दों का क्या अर्थ करते हैं, लेकिन किसी सामने वाले ने बोल दिया कि नहीं ये जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं इसका सही अर्थ नहीं है, तो उसी समय आप गूगल खोल के और उसका अर्थ देख लो। अगर तो वो अर्थ नहीं है जो आप कह रहे हो तो उसे आगे के लिए करेक्ट कर लो। ये जो करेक्ट करने का प्रोसेस है ये आप अपने मन को अब ठीक करते जा रहे हो, है ना, क्योंकि मन जो है डाटाबेस पर ही एनालिसिस करता है। अगर मन के पास डाटा गलत है तो उसका एनालिसिस गलत निकल के आएगा। अगर उसके पास ये डाटा है कि ईश्वर होता है तो वो ईश्वर होता है के हिसाब से एनालिसिस करेगा, और अगर ईश्वर नहीं हुआ और उसने ईश्वर है के आधार पर एनालिसिस कर लिया तो जो निर्णय आएगा वो गलत आएगा, माने मान्यता वाला हो जाएगा, जानता वाला नहीं होगा। तो अब वो गलती आपके हर एक व्यवहार में आएगी, आप दुख उठाओगे, परेशान होगे। आप में भी जिसकी श्रद्धा होगी, आपके बच्चे, बीवी, अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त जो भी होंगे, वो आपकी वजह से दुख उठाएंगे, क्योंकि
हाँ, वो आप में बिलीव करते हैं तो आप जो बोल देते हो वो उस बात को मान लेते हैं। कंफ्यूज होते हैं। आप फिर कन्फ्यूज ही होंगे। अगर तो ये बात सही थी और मान लिया तब भी ठीक है, जैसे डॉक्टर की बात सही होती है हम मान लेते हैं तो हमें लाभ मिलता है। लेकिन जो डॉक्टर नहीं है और वो उसने डॉक्टरी की बात करी और हमने मान ली तो क्या होगा आपको मालूम है। नहीं, कुछ भी हो सकता है, फिर तो तुक्के में गाड़ी चली जाती है। तो ऐसे ही अपने मन को सटीक करने के लिए ये जरूरी है कि आप भाषा का उत्थान करें, भाषा को प्रॉपर करें। जो भी आपकी भाषा में बात करते हैं उसी भाषा की बात बता रहे हैं। तो उसमें यूनिवर्सल अर्थ जो है, मतलब जो सभी लोग लेते हैं। और ये गड़बड़ी क्यों आती है? क्योंकि क्षेत्रीय की वजह से गांव में आपके उस अर्थ में इस्तेमाल हो रहा है, तो वो ट्विस्ट हो गए होते हैं, उस वजह से ये चीज़ें हम तक थोड़ी गड़बड़ में पहुंचती हैं। तो उन्हें हम ठीक कर लें, है ना। और वो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, ऐसा थोड़ा थोड़ा करके ही होता है। 2-4 साल भी ऐसा प्रयास करोगे या इसे अपना अभ्यास बना लो कि जब भी ऐसी स्थिति हो खोल के देख लिया कितनी देर लगती है। या आपको भी कभी लगा कि नहीं यार ये कुछ शब्द और इसके अर्थ में कोई थोड़ी साम्यता से नहीं लग रही है, तो खुद ही खोल के देख लो। इससे वो आप अपडेट होते जाओगे, इससे आपको भी लाभ मिलेगा और आपसे जो चर्चा करेगा उसको भी लाभ मिलेगा। ठीक। अच्छा, निर्णय पर नहीं पहुंच रहे हो, चर्चा तो बहुत हो रही है, निर्णय पर नहीं पहुंच रहे हो, इसका मतलब है कि आपने उद्देश्य को सामने नहीं रखा है, ये कारण हो सकता है। चर्चा के नियम आप फॉलो नहीं कर रहे हो, ये कारण हो सकता है। सामने वाले को स्पेस नहीं दे रहे हो, ये कारण हो सकता है। एक बार में एक बात को क्लैरिफाई करने के लिए नहीं जा रहे हो, 10 बातें उठा लिए एक साथ, ऐसे कई कारण हो सकते हैं। तो वो एक एक करके निपटाने चाहिए वहाँ पे, कि जो भी कोई कारण खड़ा हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करो और उसका वहाँ पे निदान करो। ऐसे करते चलोगे तो मन और बुद्धि दोनों आपके जैसे चाहिए वैसे वो उनका अभ्यास होने लगता है, डेवलप होने लगते हैं। ये है जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था को निर्माण करने की प्रक्रिया, उसको अभ्यास करने की प्रक्रिया, उसको दुरुस्त करने की प्रक्रिया, यही ज़्यादा काम आती है। बाकी जो साधना वाली विधि है वो उन अनुभवों को लेने के लिए, जो विशेष अनुभव होते हैं जो सामान्य अवस्था में हमें नहीं होते, उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए। समझ रहे? और बाकी उसका जो अपना मजा है वो तो आपको मिलेगा ही जब आपकी रुचि में है, उस तरह से।